ओके, कर्टेन्स डालो। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कल हाइड्रोट्रोपिज्म डिस्कस किया था। नाउ हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं केमोट्रोपिज्म। ओके, केमिकल रिलेटेड है तो केमोट्रोपिज्म। ओके, अब तक हमने कौन कौन से पहले तो ट्रोपिज्म देखा, देन ट्रोपिज्म के बाद कौन कौन से ट्रोपिज्म देखे? फोटोट्रोपिज्म, जो फोटो रिलेटेड मूवमेंट ग्रोथ होगा, देन जियोट्रोपिज्म बेस्ड ऑन gravitational force, yes, okay, and hydrotropism, and now chemo, that is water, okay, and chemotropism or say chemotropism, but chemo generally नहीं प्रोनाउंस करते, chemo ही करते हैं, केमिकल के जैसे, chemical tropism. So chemotropism, the reaction of the plant organ in response to the direction of chemical substance is called chemotropism. मतलब कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है जहां पे वो अट्रैक्टेड होने वाला है, ओके, वहां पर अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, जस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स। ओके, तो फर्टिलाइजर्स इसीलिए देखना ऐसा नहीं है जैसे कि पूरा है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं और जहां जहां हमने सपोज फर्टिलाइजर डाले उतने प्लांट का ग्रोथ अच्छा हुआ, और जहां फर्टिलाइजर्स पहुंच नहीं पाए वहां ग्रोथ नहीं होता है। ओके, सिंपल। सो केमिकल और से केमोट्रोपिज्म, द इलोंगेशन ऑफ द, अब देखो केमोट्रोपिज्म में ये मैंने बोला वो फिजिकल था, मतलब बाहर से हमने एक्सटर्नल, फर्टिलाइजर तो हम एक्सटर्नली डालेंगे, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, दैट इज द अंदर होता है, मतलब जो प्लांट के अंदर होता है, जो हम लास्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हाँ, सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें क्या होगा देखो, द इलोंगेशन ऑफ द पोलन ट्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। मतलब कि इलोंगेशन हो रहा है। ओके, ये तो तुमने देखा ही होगा, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स के केस में जो होता है वो शायद याद होगा तुम्हें, 8th और 9th में आया था कि पर्टिकुलरली जो जैसे कि मेल ह्यूमंस में कैसे मेल्स में से सपोज स्पर्म है एंड फीमेल्स में एग है, वो दोनों जब फ्यूज करेंगे तब जाके एक नया लाइफ क्रिएट होगा। वैसे ही प्लांट में क्या होगा, ये जो क्या, हाँ यस, स्टेमन होता है। सो द इलोंगेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब मतलब जो ट्यूब के ऊपर मतलब बैठने वाला है। ओके, सो वो ऊपर आने के बाद मतलब फ्लावर में से आ गया, ये तो हमने 8th 9th में पढ़ लिया था। सो से हवाएं क्यों कैसे होता है, तो हवाएं चलती है तब भी मतलब ऐसे, और सपोज कोई एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स लेके आ गए, ओके, तो क्या होगा कि वो पोलन ट्यूब के ऊपर आ गया, अब पोलन ट्यूब के नीचे जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि यही डायरेक्शन में जाना है? पोलन ट्यूब को भी कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलरली यहाँ पे ओव्यूल मिलेगा? ओके, वही डायरेक्शन, मतलब और नीचे जा सकते हैं, ये साइड जा सकते हैं, ये साइड कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन वो पोलन ट्यूब भी वही डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी, और जिस डायरेक्शन में वो ग्रोथ करेगी उस डायरेक्शन में फिर दूसरे पार्टिकल, मतलब उसका जो गैमेट बोलेंगे हम, वो गैमेट आ जाएगा। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि यही डायरेक्शन में होगा? ओके, सो दैट इज बेस्ड ऑन दी केमोट्रोपिज्म, मतलब पर्टिकुलर केमिकल्स की वजह से पता चलेगा। जैसे कि ऐसा समझो कि ऐसे करके पोलन ट्यूब आई और बहुत मतलब ऐसी फिगर्स, आई थिंक लास्ट चैप्टर देखो तो बुक में निकालो तो उसमें शायद 10th में दी हो, क्योंकि 9 और 8 में आ गई है, बस बायो का ही लास्ट। ओके, 8 9 में आ गई है तो शायद ना दे फिर से रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हेरिडिटी है, हाँ यस, दिस वन 135 करेक्ट। तो ये जो हमारा है देखो पर्टिकुलरली, लाइट ऑन कर दो लावण्य, क्या कर रहे हो? चलो, ये जो है देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये स्टिग्मा है, ये पोलन ट्यूब है, तो देखो ये पोलन ट्यूब, क्या इसका भी पहले ग्रोथ तो होना पड़ेगा,
तो ग्रोथ क्यों यही डायरेक्शन में होगा, उनको कैसे पता चलेगा कि फीमेल जर्म सेल यहाँ होगा, ओवरी यहाँ है, ये पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा, ड्यू टू दी केमिकल्स। ओके, वहां पे पर्टिकुलरली केमिकल्स रिलीज, जैसे हमारे पूरी बॉडी में इंटरनली केमिकल रिलीज होते हैं, वैसे यहाँ पर भी केमिकल रिलीज होंगे। तो पोलन ट्यूब का एक्सपांशन ऐसे ही होगा। कभी भी पोलन ट्यूब जब सपोज यहाँ फीमेल जर्म सेल्स है तो वो कहीं और जगह पे ग्रोथ नहीं होगा, ऊपर से ग्रोथ हो रहा है, साइड में ग्रोथ हो रहा है, ये साइड नहीं, जहां पर फीमेल जर्म सेल होगा उसका काम ही है कि वही डायरेक्शन में ग्रोथ करे। जैसे कि हम खाना खाते हैं कॉन्शियसली, आंख बंद करके खाओ तो भी यही खा जाएगा ना, आंख बंद करके खाना खाओ तो भी ऐसे करके डायरेक्ट मुंह के पास ही जाएगा ना। कभी गलती से भी यहाँ गया है, नाक के पास, आंख के पास, कान के पास, गलती से भी लाइट चली गई, खाते खाते लाइट चली गई, तो क्या गलती से भी ऐसे ऐसे ही खाते हैं ना नॉर्मली? क्यों? हम हैबिचुएटेड हो गए हैं कि भाई यहीं पे है। हम कैसे हैबिचुएट हो, चलो वो तो आदत लग गई। सबसे पहले केस में कैसे, अब तो आदत ही नहीं लगी, स्टार्ट बचपन से थोड़ी आदत लगी हुई। बचपन में जब पहली बार खाते खाते लाइट चली गई होगी, क्या तब गया था क्या ऐसे नाक के पास या कहीं पर? तब भी नहीं जाता। ड्यू टू हमें यहाँ पे फीलिंग्स होती है मुंह के अंदर, नोज के पास, सब जगह। ओके, तो वो फीलिंग्स वी कैन विद द हेल्प ऑफ दोज फीलिंग, और फीलिंग कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फीलिंग्स जैसे कि हमने शुगर डाल दी टंग पर, तो वी कैन फील दैट हाँ इट इज स्वीट। हम टेस्ट कर सकते हैं कि इट इज स्वीट। देखो, टेस्ट भी कर सकते हैं, साथ साथ में उसकी स्मेल भी होती है। शुगर की अलग स्मेल होती है, जैसे गुड़ की अलग स्मेल होती है, जैगरी की। ओके, सबका ही अलग अलग टेस्ट भी होता है। सो पता कैसे चलेगा पोलन ट्यूब को कि यही साइड ग्रो करना है? बाय दी केमिकल्स। ओके, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो पोलन ट्यूब है इलोंगेट, इलोंगेट मतलब खींचा जाना। ओके, उसकी लेंथ बढ़ना। तो ये देखो यहाँ था, फिर ऐसे पूरा इलोंगेट हुआ, खींचा गया और यहां तक चला गया जहां पर फीमेल जर्म सेल है। तो वो पता कैसे चलेगा? 135 पे 230 नहीं 135 पे गिवन है। सो दिस फिगर, यही मैं कहना चाह रहा था। ओके, पता चला। तो वो पोलन ट्यूब है, वो ऐसे कि कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में उसका ग्रोथ हुआ है? ओके, समझ में आया? अच्छा वो फिगर मिल गई, नहीं तो मैं क्या क्या बना देता है। तो वही चीज लिखी हुई है। फिर से अब पढ़ते हैं फिगर को माइंड में रखकर। अब फिर से सेंटेंस पढ़ो। द इलोंगेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, वो जो पोलन ट्यूब है उसका इलोंगेशन होगा, उसका ग्रोथ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मतलब वही ओव्यूल, जो फीमेल जर्म सेल है वही माइक्रोपाइल। तो उसी डायरेक्शन में उसका इलोंगेशन होगा ऑफ द ओव्यूल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। जब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होगा वो टाइम पे यही डायरेक्शन में उसका ग्रोथ हो रहा है। इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। ओके, अगर वहां पर फीमेल जर्म सेल ओवरी नहीं होती प्लांट के लिए, तो वो पोलन ट्यूब वो डायरेक्शन में जाती ही नहीं, ग्रोथ करती ही नहीं। जैसे कि मेल प्लांट सेल होता है, उसमें होता है क्या? नहीं होता, पोलन ट्यूब होता ही नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? सो ये केमोट्रोपिज्म है। देन नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। व्हाट इज थिग्मोट्रोपिज्म? The reaction of the plant organ in response to the direction of touch is called thigmotropism. Again वही छुई मुई वाला केस, टच मी नॉट प्लांट। तो जैसे ही टच करे और सेंसिटिवनेस आए और वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट मिले, ग्रोथ तो नहीं बट मूवमेंट मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? से थिग्मोट्रोपिज्म। द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। देखो अब लेकिन हम तो यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो तो तुम एग्जांपल लिख ही सकते हो छुई मुई वाला। ओके, बट दैट इज अ मूवमेंट नॉट ग्रोथ। वो तो मूवमेंट है ना, टच किया, कल डिस्कस किया था हम ये। ओके, मूवमेंट और ग्रोथ के बारे में। सो द टेंड्रिल्स कॉइल स्पाइरली अलोंग द सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द टेंड्रिल। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ये किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं था तो उसका ग्रोथ अच्छे से होता ही नहीं था। लेकिन हमने सपोर्ट जहां दिया, जैसे कल हमने बात की थी कि लटका दिया, उसको बांध दिया कहीं सीलिंग से, या फिर कहीं और डायरेक्शन में। अभी तो इतने आ गए हैं, मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा पर्टिकुलर ऐसे से एलिफेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, एलिफेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और फिर वहां पे ऐसे ये जो प्लांट्स है उसको टेंड्रिल्स को
कर दिया, मतलब स्पाइरल कर दिया, फिर उसका पूरा ग्रोथ हो जाएगा ना, तुम्हें क्या लगेगा कि प्लांट का एनिमल है, एलिफेंट है। वैसे देखा है तुमने कहीं पर? ओके। बड़े बड़े टेम्पल्स है, जैसे कि हम जहाँ गए थे वहां देखा था, हम अक्षरधाम गए थे, वहां पे था साइड में, तुमने देखा हो तो, इस साइड चप्पल उतारने का शूज स्टैंड था, और दूसरी साइड तुम अगर ऊपर से देखो तो वहां पे ऐसे, वो तो कटिंग किया हुआ था, हाँ वो जो देख रहा है वो कटिंग किया हुआ था, बट वैसे ही दिखता है, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। वो तो कट किया हुआ था कि बहुत ज्यादा हो गया है, फिर तुम उस तरीके से कट करो कि देखने में लगे कि एलिफेंट है, देखने में लगे कि कुछ कोई एनिमल है या कुछ फ्लावर है, देखने में ऐसा लगे। जैसे पेपर को हम नहीं बनाते, अभी गणेशोत्सव आएगा तो सब बनाएंगे सब कुछ, ओके, तो पेपर का कटिंग करके ऐसे फ्लावर बना दिया, उसको कलर कर दो अच्छे से, तो ऐसा लगेगा ओरिजिनल फ्लावर ही है, शायद फ्लावर से भी अच्छा लग जाए, ओके, सो दैट इज आर्टिफिशियल, ओके। वैसे ही टेंड्रिल, सपोर्ट मिल गया उसको, सपोर्ट मिल गया तो वो सपोर्ट के आसपास ही वो ग्रोथ करेगा, यहाँ पे ग्रोथ की बात है। तो सपोर्ट मतलब क्या? सपोर्ट मतलब उसको टच तो होगा ना। सो टेंड्रिल्स का जो मतलब कि ये जो मनी प्लांट है, जो वो हम बेल बोलते हैं, बेल, ओके, हिंदी में बेल, और से गुजराती में वेल, ओके, बेल प्लांट, और से और कोई वर्ड ढूंढना हो तो क्या बोलेंगे? मनी प्लांट तो है ही, बट और भी कोई वर्ड शायद था, क्रीपर, यस, दैट इज दी, वही मैं याद कर रहा था, क्रीपर, ओके। क्रीपर क्या होता है? यही टेंड्रिल्स कैसे सपोर्ट के ऊपर चढ़ता है, वैसे ही क्रीपर क्या होता है? दूसरे प्लांट का सपोर्ट ले लेता है, या फिर कोई वॉल का भी सपोर्ट ले लेता है। वॉल कहाँ? वॉल का सपोर्ट मनी प्लांट में भी ऐसा होता है। बात निकली इसलिए बता रहा हूं कि मनी प्लांट है, तुमने पौधे में रखा तो ऐसे कल बताया था, ऐसे 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 ग्रोथ हुआ, ओके। अगर ऊपर सपोर्ट दिया तो सपोर्ट पे ऐसे 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 ग्रोथ होगा। अगर तुमने वॉल है, सपोज वॉल, ओके, जैसे कि यहां पे रख दिया मनी प्लांट, ओके, अब उसके जो लीव्स है वो इसके सपोर्ट में है, मतलब कभी भी ऐसे खुले नहीं है, वो हमेशा ऐसे सपोर्ट में है, वॉल के सपोर्ट में हमेशा। तो देखना, यू ऑब्जर्व करना, उसकी जो साइज होती है ना मनी प्लांट की, उसके लीव की साइज वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है अगर सपोर्ट मिले तो, वॉल सपोर्ट। अगर ऐसे मनी प्लांट देखना हो ना तो प्रीतम नगर में जाना, प्रीतम नगर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, प्रीतम वो जीबी के आगे है वो, हाँ जीबी के आगे जाते हैं ना, तो वो प्रीतम नगर नहीं है। वहां पे अगर तुम अंदर जाओ तो बड़े बड़े ऐसे हाउस, बहुत बड़े बड़े हाउस है। ये सामने वाला कैसा है कमलेश भाई का, वैसे बड़े बड़े हाउस है वहां पर, ओके। तो वहां पर तुम देखना, वैसे इतने बड़े, तुम्हें लगेगा कि ये आर्टिफिशियल है, ऐसा ही लगेगा, इतने बड़े बड़े मनी प्लांट के लीव्स, इतने बड़े, जस्ट इमेजिन, इतने बड़े, एक लीव इतना बड़ा। मैंने देखे क्या, मैंने तो फोटो भी खींचा है, मैं तो शॉक हो गया, क्या बात कर रहे हो, ये सही में नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ फर्टिलाइजर डाल के कुछ कर दिया हो, जैसे कि अभी फ्रूट्स में और उसमें होता है कि भाई अभी आम नहीं आ रहा, अभी तक आम मिल रहे हैं भाई आधा मॉनसून खत्म हो गया, अभी तक आम मिल रहा है, बोलो। तो ऐसा नहीं कि कुछ केमिकली और कुछ करके किया हो, चलो बातें नहीं। तो वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, तो सपोर्ट मिल जा रहा है, तो वो मैंने देखा है खुद को, मनी प्लांट को ऐसे सपोर्ट मिलता है, वॉल सपोर्ट, तो उसके लीव्स बड़े हो जाते हैं। हाँ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, घर पर कर देखना। ऐसे प्लांट है वो विदाउट सपोर्ट है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पॉट रखा तो उसको आसपास कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बीच में अगर सपोर्ट रखा तो वो सपोर्ट के आसपास ग्रो करने का ट्राई करेगा। अगर वॉल के पास चिपका दिया ना तो वो ऐसे वो ऐसे बस ऐसे पड़ा ही रहेगा, ओके। और उसका ग्रोथ ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे अभी हमने बोला ना, वही है थिग्मोट्रोपिज्म, कि सपोर्ट मतलब उसको एक टच मिल रहा है और वो टच के पास ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, टच के पास ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। और फोटोट्रोपिज्म में क्या था, जहां टच होता है दैट इज डिफरेंट, वो लाइट की वजह से है, वो लाइट की वजह से ग्रोथ है, और ये टच की वजह से ग्रोथ है। वहां पे ऑपोजिट होता था कि जहां पर टच है वहां पर कम ग्रोथ होता है, और जहां पे टच नहीं है वहां पे ज्यादा ग्रोथ होता है, दैट इज ड्यू टू द लाइट। लाइट मतलब फोटोट्रोपिज्म, ये अलग ट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म, ओके। दोनों केस डिफरेंट है लेकिन ऑपोजिट है दोनों। हाँ बोलो। कोई मनी प्लांट पकड़ के बैठ जाए
पकड़ के मतलब ऐसे बैठा रहे बस। तो कब तक बैठा रहेगा लेकिन 2-3 दिन तक ऐसे। तो कुछ नहीं होगा ना, 2-3 दिन में थोड़ी ग्रोथ होता है, कितने दिन तक? मे बी 2 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ मिनिमम वो तो चाहिए ओके चलो, सपोर्ट समझ में आया, सपोर्ट की वजह से ग्रोथ है थिगमोट्रोपिज्म। द टेंड्रिल कॉइल स्पाइरली अलोंग द, हाँ तो मैं जो बात कर रहा था, जो हाँ तो हमने काटे हुए एलिफेंट शेप ट्रीज देखे थे, बट बहुत जगह जो हमारे यहाँ पे वो पोइचा है, पोइचा स्वामीनारायण टेम्पल, वहां पर भी ऐसे है। ओके तो अलग अलग जगह पे, और अब तो गार्डनिंग में ऐसा आ जाता है, बहुत कुछ होता है कि ऐसे 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 करके ऐसे बना दिया, तो वो उस तरीके से, मेरी मम्मी भी करती है ऐसे कि वो वही डायरेक्शन में ग्रो करेगा, मतलब ऐसे उसको पहले फोर्सफुली ऐसे बांध दो, अब वो ग्रो करेगा ना, थोड़ा ही ग्रो किया फिर से उसको टर्न मार दो, थोड़ा और ग्रो किया फिर से टर्न मार दो, फिर से, तो पूरा ग्रोथ वैसे होगा। मैंने ऐसे घर देखे हैं कि भाई ये सपोज घर का रूफ है, आगे आगे को जो वो छपरी होता है ना, ओके क्या बोलते हैं, शीट, छापरा, ओके शीट शीट छपरी मतलब वो वाला नहीं ओके शीट शीट, ओके तो जो मैलिएबल हम बोलते हैं ना, मैलिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एकदम पतली सी शीट बना दी। अभी यहाँ पे घर नहीं है, बट जैसे हम तुम यहाँ से बाहर निकलो तो ये हमने रूफ पे शेड लगाया हुआ है, वो प्लास्टिक का है, देखो यहाँ अभी क्लास के बाहर जाओ तो दिखेगा पतरा, हाँ तो ये प्लास्टिक का है, लेकिन वो जीआई का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो पूरा का पूरा मतलब यहाँ से घर स्टार्ट हुआ, फिर ये तुम्हारे घर साइड मक्तमपुर में ही देखा है मैंने, ऐसे बहुत जगह देखा है, बट रिसेंटली मक्तमपुर में मैंने देखा है कि ये रूफ है, घर यहाँ तक है, ओके तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉट रखा हुआ है, कैसे कैसे सपोर्ट करके उसको ऐसे छपरी तक पहुंचा दिया है, पतरे तक और फिर पूरा का पूरा ये ऐसा है ना, तो पूरा का पूरा यहाँ ऐसे 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 करके ऐसे ऐसा लगेगा डिजाइन किया आर्टिफिशियली, पूरा ऐसे आ गया मनी प्लांट, यहाँ से वापस नीचे भी उतरा। अब तुम देखोगे ना तो ऐसे रूट ढूंढने जाओगे ना, तुम्हें ऐसे लगेगा बहुत सारे प्लांट है, सपोज 2-3 प्लांट है, 2-3 नहीं, वो एक में से ही फैला हुआ है सपोज, ड्यू टू दी सपोर्ट, दैट इज द थिगमोट्रोपिज्म। ओके अंडरस्टूड। तो ये हमने ट्रोपिज्म पढ़े, 5 ट्रोपिज्म। पहला फोटोट्रोपिज्म ड्यू टू द लाइट, दूसरा जियोट्रोपिज्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म ड्यू टू दी वाटर, चौथा आज जो हमने पढ़ा दैट इज केमोट्रोपिज्म, ओके एंड ड्यू टू दी केमिकल्स, ओके एंड केमिकल्स नहीं बोलेंगे बट ड्यू टू दी से केमिकल्स लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्यू टू दी से जूसेस और से, हाँ जूसेस बोल सकते हैं, और सीक्रेशंस, जो हमारी बॉडी में सीक्रेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्रेशंस होते हैं, वही वैसे ही, और केमिकल्स लिखोगे तो भी गलत तो है ही नहीं। ओके सो दैट इज द केमोट्रोपिज्म एंड लास्ट दैट इज थिगमोट्रोपिज्म ड्यू टू द सपोर्ट। ओके हाँ चलो देन नेक्स्ट क्या बोला है, देखना है, देख लेते हैं। चलो एक्सप्लेन दी, हमने मतलब सब कुछ ही देखते जा रहे हैं, तो शायद ये चैप्टर में हमें डिफरेंटली इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम सब कुछ ही डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके हाँ अगर कुछ रह जाएगा तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर कोऑर्डिनेशन विथ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो भाई ये चांसेस कम है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ, देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एक्सीलेंट मीन्स, बहुत बढ़िया है कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ह्यूमंस में, एनिमल्स में होंगे, ओके प्लांट्स में तो नहीं होंगे। हमने बोला था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थोड़े बहुत होते हैं, बट इट इज नॉट कि उनमें जो फीलिंग्स आती है, उनमें जो मैसेज पास ऑन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, कम है। ओके तो वहां पे मेनली जो फीडबैक सिस्टम है वो कहां से होता है, केमिकल्स थ्रू होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स है, उसके नाम भी हमें याद रखने हैं, एमसीक्यू में 1-1 मार्क में भी पूछे जाते हैं। 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, तो कुछ ऐसा नहीं है। देखो in case of quick response to the stimuli it is to be made electrical impulses are used, they are excellent means for coordination। मतलब कि बहुत फास्ट कोऑर्डिनेशन करना हो, जैसे कि ह्यूमन में, एनिमल्स में होता है, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही सबसे अच्छा है। लेकिन वहां पे होना क्या चाहिए, न्यूरॉन्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारा जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वैसी सिस्टम होनी चाहिए। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन नर्व फाइबर occurs very quickly, it is excellent for control and coordination, but उसके लिमिटेशंस भी है। क्या
electrical impulses will reach only those cells that are connected by nervous tissues. जो नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वहीं पे पहुंचेंगे, बाकी जगह नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि हमारी टंग पे जो हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, ओके, क्या बोलते हैं उसको, वाटरी माउथ ऐसा कुछ बोलते हैं ओके, तो वो आ गया, वो क्या है, वो क्या नर्वस सिस्टम ने ब्रेन ने बोला कि पानी छोड़ो भाई, ओके पानी पूरी का नाम आ गया मुंह में पानी छोड़ो, ऐसा ब्रेन ने मैसेज नहीं दिया है। दोज आर ड्यू टू दी केमिकल्स, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमंस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हम पढ़ेंगे, ओके पूरे के पूरा क्या है, सिस्टम है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब पहले हमने लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी में हमने देखा था कि भाई यहाँ पे पेप्सिन है, बाइल ज्यूसेस है, सब कुछ, सबका अलग अलग फंक्शन है। वैसे यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है, मतलब ऐसी जगह है, ऐसे ऑर्गन्स है जिसके अंदर से, जैसे पेनक्रियाज में से पिट्यूटरी ग्लैंड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड है, उसमें से केमिकल्स और से जूसेस रिलीज होते हैं और वो ये काम करते हैं, ओके। जहां पे हमारा न्यूरॉन सिस्टम नहीं काम करता, जो ऑर्गन हमारा जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, वहां पे वो लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए गॉड ने हमारे पास और एक एक्स्ट्रा सिस्टम रख दिया है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब जहां पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फीडबैक ना दे, वहां पर ना काम करे, वहां पर क्या काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, दैट इज द ब्यूटी। बट प्लांट में तो है ही नहीं ऐसा, प्लांट में सिर्फ जूसेस और फीडबैक और उससे ही चलता है, वहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ओके ओके। So, electrical impulses will not coordinate with each and every cell in the animal body. पहले को ही दूसरे, पहला और दूसरा सेम ही है, अलग वर्डिंग में लिखा हुआ है, सबको कनेक्ट नहीं करेंगे सारे सेल को। Nerve cells cannot continually create and transmit in electrical impulses. The cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. Continuously impulses generate होते रहेंगे वैसा नहीं है, ओके, एक और कंटिन्यूअसली जरूरत भी नहीं है, कंटिन्यूअसली जरूरत भी नहीं है। सपोज रिफ्लेक्स एक्शन है, यहाँ पे टच किया, रिसेप्टर से पता चल गया, तो न्यूरॉन्स थ्रू पास हो गया मैसेज, ओके, तो एक बार पास हो गया, दैट्स इनफ। वो उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है, वो जाएगा, एक्शन होगा और तुम ले लो। कंटिन्यूअसली वो मैसेज को देते रहना स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को, उसकी नीड भी नहीं है और वैसा होता भी नहीं है। अंडरस्टूड, ओके, तो वही लिखा हुआ है। Then explain in short chemical communication और से hormonal communication, तो वही हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली तो, बट यहाँ पर चलो पढ़ लेते हैं। वैसे हम दूसरे थियरीज में यही चीज देखने वाले हैं, कोई बात नहीं। देखो, as nerve impulses does not reach each and every cell of the animal body, अभी हमने बात की कि जहाँ जहाँ न्यूरॉन्स हर जगह नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम है। There is another means of communications between the cells. Hormonal coordination achieved by special chemical compounds called hormones. तो ये क्या है, hormonal coordination, मतलब hormones मतलब chemicals. In short, hormones मतलब भी क्या है, chemicals ही है। तो different types of hormones release होते हैं, उसकी वजह से ये चीज होती है। जैसे कि हम नहीं बोलते कि हार्मोनल चेंजेस, पबर्टी टाइम हमने पढ़ा था क्लास 8-9 में कि बिटवीन से 13 to 18 ईयर्स की एज है, तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। दैट्स वाई क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी हमने पढ़ा था, और जो नहीं पढ़ा था उसको, जो पढ़ा था वही है, बट थोड़ा बहुत रिपीट होगा, वही रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि पबर्टी के टाइम पे सपोज हेयर ग्रोथ होता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, बॉडीली पार्ट्स, बॉडीली ऑर्गन्स, उसका ग्रोथ होता है, हाइट का ग्रो होता है, सब कुछ ही ग्रो हो रहा है। अंडरस्टूड, तो वही चीज है। वो क्यों हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कि मतलब पहले नहीं था, पबर्टी तक पहले 10-12-13 साल की एज तक नहीं था, उसके बाद वो जनरेट, क्योंकि उसकी भी एज है कि इतना टाइम होगा। फिर जैसे फ्रूट है, तो फ्रूट कैसे, ऐसे नहीं कि आज प्लांट डाला और फिर बड़ा प्लांट हो गया, ट्री हो गया और फ्रूट आने शुरू हो गए, नहीं, फ्रूट आने के लिए भी पर्टिकुलर टाइम लगेगा, उतने टाइम के बाद फ्लावर होगा, फिर फ्रूट आएगा, ओके, पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज देयर। वैसे ही हमारी बॉडी में है,
पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा तभी सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए। अंडरस्टूड? ओके, सो hormonal changes. Hormones are known as chemical coordinators and diffused by those cells which have specific molecules on their surface. मतलब hormones क्या है? अगेन केमिकल कोऑर्डिनेटर्स है और केमिकल्स ही है, ऐसा तुम बोल दो तो चलेगा। वो डिफ्यूज होते हैं, केमिकल डिफ्यूज होते हैं। कब डिफ्यूज होते हैं? जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर सरफेस पे आए तो, मतलब जैसे कि शुगर तुमने रख दी टंग के ऊपर, ओके, तो सलाइवा ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगेगा बाय दी कौन सी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। ओके, वहां से सलाइवा रिलीज होने लगेगा। अब वहां पे ना ब्रेन आया बीच में, वहां पे ना स्पाइनल कॉर्ड आई, यही सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम तुम बोलो या एंडोक्राइन सिस्टम बोलो, उसी ने काम खत्म कर दिया कि भाई यहाँ ज्यूसेस की जरूरत है, ज्यूसेस को रिलीज कर दो, लाइक दैट। ओके, वही है। एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज स्लोअर। हाँ, ये उसकी लिमिटेशंस है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होगा मतलब केमिकल्स थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होगा वो स्लोअर है, वो इट टेक्स टाइम। बट जैसे कि प्लांट में है, टच मी नॉट प्लांट, कल एग्जांपल लिया था, यहाँ टच किया तो यहाँ से बंद होते 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 यहाँ आने में टाइम लगेगा। ओके, होगा बट टाइम लगेगा। बट हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में तो ऐसा नहीं है, वो गर्म है डायरेक्टली। ओके, दैट मीन्स न्यूरॉन से जो मैसेजेस पास ऑन होते हैं वो कितने फास्ट होते हैं, हमने गिना था, मतलब 1 सेकेंड के भी हमने लैक पार्ट्स कर दिए थे, डिवाइडेशन कर दिया था। उतने छोटे टाइम पीरियड में वो मैसेज ले भी लेता है, डिसीजन भी हो जाता है और उसका एक्शन भी हो जाता है। सोचो इतने छोटे टाइम में। ओके, बट हार्मोनल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि तुम दवाई खा रहे हो, सिर दर्द हो रहा है, ओके, और बुखार हो रहा है, मत खाओ, वो अलग टॉपिक है, उस पर चले जाएंगे तो 15-20 मिनट चले जाएंगे। बट कुछ भी हो रहा है और सपोज तुमने पेन किलर लिया, कुछ दवाई खाई, तो क्या दवाई खाते ही ऐसे खत्म, सिर दर्द हो रहा है और दवाई खाई? नहीं, थोड़ा भी सिर दर्द नहीं, कैसे नहीं है, अभी दवाई भी, अरे तुरंत थोड़ी असर होगी। इफेक्ट जो है वो तुरंत होती है क्या? इट टेक्स टाइम, मिनिमम से 30 मिनट्स वो लेगा। ओके, हाँ या ना? ओके, लेगा 30 मिनट्स, 1 आवर, वॉट एवर टाइम। क्यों? क्योंकि ये तुमने मैसेज को तो, ब्रेन को तो, स्पाइनल कॉर्ड को तो बाद में पता चलेगा तो भाई ऐसा कुछ केमिकल्स आया है तो इसको जो पेन हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा, तो ब्रेन वो पेन को कम कर देगा। एक्चुअल में हमारी बॉडी में जब भी पेन होता है, फीवर होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, कुछ भी जो हम डिजीज बोलते हैं वो होता है, एक्चुअली तब हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। और रिपेयर होने की साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में ऐसा होता है। ओके, मतलब बुखार आया तुम्हें, तो बुखार आया वो एक्चुअल में अच्छा है। क्यों अच्छा है? फिर ऐसा प्रे मत करना कि बुखार आ जाए तो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, बट कैसे अच्छा है? तुम्हारी डाइट की वजह से, या तुमने कुछ रॉन्ग इंटेक ले लिया, वाटर, एयर, फूड, कुछ भी रॉन्ग इंटेक ले लिया, उसकी वजह से जो जूसेस रिलीज होने चाहिए थे, जो बराबर से डाइजेशन होना चाहिए था, वो सब कुछ हुआ नहीं। और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं, तुम्हारी बॉडी की सिस्टम ही बिगड़ गई। सही डाइजेशन नहीं हो रहा है, और से नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, पेन हो रहा है, ओके, आलसीपना आ रहा है, एकदम मूड नहीं बन रहा है, ऐसा सब हो रहा है। तो अब इसको रिपेयर करने के लिए बॉडीली टेम्परेचर बढ़ता है और हम उसको बोलते हैं फीवर आया। ये सारी जो बिगड़ गई है सिस्टम, क्यों बिगड़ी? सिर्फ रॉन्ग इंटेक की वजह से बिगड़ती है। फिर चाहे वो इंटेक वाटर थ्रू हो, एयर थ्रू हो या फूड थ्रू हो, यही 3 थ्रू होता है। अंदर कुछ भी कैसे, वायरस भी जाए, अगर कोई छीका और वो हमें आ गया तो वो एयर थ्रू गया, या फिर ऐसे खुला ही खाना कुछ पड़ा हुआ है उस पे चिपका और फिर तुमने खा लिया। और एयर थ्रू नहीं पढ़ा था हमने 9th में, वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, लास्ट के चैप्टर्स याद आया? ओके, तो वो क्या है, मतलब यही थ्रू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो हमारी बॉडी खुद को खुद रिपेयर होती है। इसीलिए तुम कोई दवा नहीं पियो ना, तो भी कोई भी टाइप का फीवर हो, नॉर्मल फीवर की बात कर रहा हूँ, ओके, फिर ऐसे डेंगू का मच्छर काट गया है और तुम बोलोगे नहीं कोई दवाई नहीं पीनी है, चिराग सर ने ना बोला है, ऐसे नहीं भाई। ओके,
तो कुछ हो जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, वैसा नहीं, बट नॉर्मल, जैसे वायरल फीवर बोलते हैं हम, नॉर्मल फीवर हो गया, ओके, कोई भी दवा ना लो ना, ऑटोमेटिकली उसका ड्यूरेशन होता है 3 days 4 days, ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि वो सही हो रहा है इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। जैसे तुमने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली, अब अंदर का सिस्टम बिगड़ गया है, इसीलिए तुम्हारा म्यूकस निकल रहा है, कफ हो गया है। कफ क्यों हुआ, कहां से आया ये तुम्हारे इंटेक की वजह से अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे पाव भाजी बन गई, अंदर पूरी खिचड़ी हो गई, ओके। इसकी वजह से बॉडी एडवर्स इफेक्ट शो करती है, दैट इज एक्चुअली गुड। हाँ, दवाई पियो, बट पेन किलर तो कभी नहीं खानी चाहिए, पेन किलर कभी नहीं। कितना भी पेन हो, सो जाओ, वो एक दवाई है। मेडिटेशन एक दवाई है, सो जाना एक दवाई है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, वो एक दवाई है। खाना कम कर दो, फास्ट करो, वो भी एक दवाई है, ओके। बट इनसे मतलब तुम्हें क्या बोलते हैं, तुरंत छुटकारा तो मिल जाएगा, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में ओके, बट इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी फॉर द लॉन्ग टर्म। ऐसा समझो कि तुम्हारी एज डिसाइडेड है से 100 years, अब 100 years तक तुम जी रहे हो, जब तक कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दवाई। अभी तो नहीं होगा तुम्हारा, गुड, बट आगे जाके, अभी की लाइफस्टाइल जो जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर कुछ भी हो रहा है, दवाई ले लो, दवाई ले लो। थोड़ा बहुत नी पेन हो रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, ये वो, दवाई ले लो। हेडेक हो रहा है, दवाई ले लो। इट इज नॉट गुड। फिर होगा क्या पता है, पर्टिकुलरली कोई भी टाइप की दवाई पिए हम, तो वो डिजोल्व होगी, ब्लड में मिक्स होगी, फिर ब्लड थ्रू पूरी बॉडी में जाएगी, करेक्ट। अब ब्लड प्योरीफाई कहाँ होता है, किडनी में। तो तुम देखना, जो लोग रेगुलर डायबिटीज की गोली ले रहे हो, रेगुलर ब्लड प्रेशर की, क्योंकि उनको तो रेगुलर लेनी पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज है तो रेगुलर दवाई पीनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट कोई कमेंट भी नहीं कर रहा, चलो छोड़ो। बट रेगुलर दवाइयां पीने से होगा क्या, ब्लड में रेगुलरली एडिशनल कंटेंट आएगा और उनकी किडनी पे लोड आएगा। तो दवाई पीने से वो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, बैक पेन, नी पेन, ये सब, नींद ना आना, ओके, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सपोज कि किडनी काम नहीं कर रही, तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि दवाई खा लो किडनी काम करने लगी, उसकी कोई दवाई नहीं है। बट ऐसा कोई सोचता नहीं है। कोई भी टाइप की दवाई खाओ, इट विल हैव द लोड ऑन योर किडनी। कोई भी टाइप की दवाई खाओ, कोई भी। हाँ, आयुर्वेदिक खाओगे तो नहीं होगा, कम होगा, यस कम होगा बोल सकते हैं, नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, वेरी वेरी माइन्यूट होगा। तो फिर क्या करें, फिर तुम्हें अगर सही में दवाई के बिना अगर सही होना है, तो पर्टिकुलरली डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी कि ये कौन से फूड से और कैसे एनवायरनमेंट में रहने से, मेंटली हमारा स्टेट क्या होना चाहिए, उस स्टेट में रहने से ये डिजीज क्योर हो सकता है। इसकी भी मेथड्स है, ओके, बट वो हम लोगों को पता नहीं है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। वो लोग बोलेंगे कि 1 वीक तक तुम्हें आराम से रूम में सपोज रोज सुबह और शाम 1 घंटे बैठना है आराम से, जैसे हम 2 मिनट अभी बैठे थे वैसे 1 घंटे बैठना है सुबह और शाम। तुम्हारा पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, जितने प्रॉब्लम है वो सब चले जाएंगे। लेकिन 7 days to 10 days तक तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है। कोई करता है अभी, टाइम है किसी के पास? अरे भाई कहाँ यार, 1 घंटा मतलब 2 घंटे निकाले। यहाँ मैथ्स के कितने न्यूमेरिकल बाकी रह जा रहे हैं और 2 घंटे कहाँ से निकाले। ओके मजाक कर रहा हूँ। बट हम जैसे वो कल बात की थी ना कि मिलियन स्पेंड कर रहे हैं लाइफ ढूंढने के लिए और फिर बिलियंस स्पेंड कर रहे हैं यहाँ जो लाइफ है उसको किल करने के लिए। सो हमें सोचना चाहिए कि क्या नेसेसरी है और हम जो करना चाह रहे हैं जल्दीबाजी में, तो सब कुछ जल्दबाजी में सपोज 40-50 ईयर्स तक सब कुछ कर दिया तुमने और 50 ईयर्स पे खत्म हो गए, तो उससे अच्छा है लॉन्ग टर्म जिएंगे, आराम से करेंगे सब कुछ। ओके, क्या प्रॉब्लम क्या है लॉन्ग टर्म में हो तो किसी को कुछ जल्दी मिल जा रहा है, सपोज किसी को जॉब मिल गई से 50,000 रुपीज पर मंथ की, से 23 ईयर्स की एज में, ओके 23 ईयर्स की एज में उसको 50,000 रुपीज पर मंथ की, आज की डेट के 50,000 रुपीज पर मंथ की जॉब मिल गई। ओके सपोज तुम्हें नहीं मिली, वो तुम्हारे ही कैटेगरी का है,
तुमसे भी कम मार्क्स आ रहे थे स्कूल में, उसके कॉलेज में भी कम आ रहे थे, पता नहीं कहीं से कुछ रेफरेंस लेके ये वो करके कुछ ना कुछ कर दिया उसने। ओके, उसके भी डिफरेंट मीन्स है भाई, ऐसे चाय बेचने वाले भी करोड़पति हैं, ऐसा पैसे को नॉलेज के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है, ये कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले भी बताया था ना कि एजुकेशन, नॉलेज एंड इकोनॉमी कोई डायरेक्ट हाँ, यहाँ पे नॉलेज आएगा तो बाई प्रोडक्ट आता रहेगा, बाई प्रोडक्ट है वो। ओके, बट सिर्फ नॉलेज गेन ही करते रहो, उसको अप्लाई ना करो, इट्स नॉट लाइक दैट। सब जगह नॉलेज अप्लाई भी करना पड़ेगा, गेन तो कर लिया फिर उसका अप्लाई करना पड़ेगा। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन जो भी हम ऐसे ही कुछ भी उठा के पढ़ लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन है। यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, जैसे कि चंद्रयान 3 हमने पता चला, ओ चंद्रयान 3 मून पे लैंड हो गए, सेफली लैंड हो गए, साउथ पोल पे लैंड हो गए, पहली बार लैंड हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन है। कैसे यहाँ से लॉन्च हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से गया, कितनी ऑर्बिट में कितने टाइम घूमा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर है, कैसे लैंड हुआ, सब कुछ डिटेल्ड पता हो, उसको नॉलेज बोलते हैं। और हम ऐसे जो न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया उठा लिया, और जो हमारे पास अभी नॉलेज है, तो मतलब एक्चुअल में उसका नॉलेज किसको है, वो इसरो के साइंटिस्ट को है उसका नॉलेज, और हमारे पास क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है। हमें भी पता है कि साउथ पोल पे गया हुआ है, उनको भी पता ही है कि उन्होंने ही भेजा है कि साउथ पोल पे गया है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोला अर्थ है और नीचे ये साउथ पोल है, हमारी जियोग्राफी में इतना ही आता है। उनके लिए साउथ पोल पर्टिकुलरली है कि यहां तक सनरेज आएंगे, इतना डिग्री का शेडो होगा, यहां पर सनलाइट कभी आए ही नहीं है, तो मे भी चांसेस है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पर सनलाइट नहीं है, इसलिए वहां पर बहुत सारा आइस हो। ये सारी डिटेल्ड एनालिसिस उनके पास है, और हमारे पास जितना न्यूज़पेपर में आता है, जितना सोशल मीडिया पे आता है, सो दोनों में डिफरेंस है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। नासा की भाषा, नासा की भाषा मतलब ये तो एक उनके हिसाब से वो आइस वाइस, हम तो चंद्रयान लैंड होगा, सॉफ्ट लैंडिंग, नेशनल एरोनॉटिक्स समझे? नहीं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नासा अपनी भाषा में तो वेलोसिटी, ऑर्बिट ये सब लगाएगा, तो सीधा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, तो वो तो इसरो भी लगाएगा। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, इसरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। हमारी मतलब हम लोगों की, जनरल पब्लिक की, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सपोज चंद्रयान 3 के बारे में अभी हम बोले कि चलो जितना पता है उतना बोलो, तो सपोज 15-20 मिनट तक हम सब मिल के 15-20 मिनट तक बोल सकेंगे मैक्सिमम, उसके आगे तो नहीं। ओके, उसके आगे तो नहीं, कुछ भी नहीं। दैट इज द इंफॉर्मेशन। उनको, उनके एक साइंटिस्ट को ले आओ और बोलो कि चलो चंद्रयान 3 के बारे में बताओ, उनके पास नॉलेज है, वो लेक्चर ले लेंगे पूरा 4 घंटे का। ओके, तो उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, उनके पास डिटेल्ड है, मतलब नासा है तो नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी है इसरो, वैसे उनकी नासा है, तो उनके पास पर्टिकुलरली नॉलेज है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमेशा नॉलेज मिले वो ट्राई करना है, ना कि इंफॉर्मेशन। अरे इंफॉर्मेशन तो वो चलो छोड़ो पर्टिकुलर को हम किसी को टारगेट नहीं करते, बट कहने का मीनिंग है कि भाई किसी के पास भी इंफॉर्मेशन, जैसे पान की लारी पे खड़े रह जाओ ना 10 मिनट, तो भी बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ ये है, यहाँ वो है, कल मैच में कौन जीता, कौन सी मूवी रिलीज हुई है, वो कितनी चीजें पता चल जाएगी। बट ये इसको नॉलेज बोलेंगे क्या? वही चीज है। ओके, चलो, सो आगे है उसमें एक और पॉइंट, 2 पॉइंट। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज इफेक्टिव इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, देखो प्लांट्स में तो वही है, सब कुछ हार्मोनल्स ही है, उसके पास तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, बट एनिमल्स में तो दोनों है, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला है। एंड लास्टली, कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इट इज स्टेडी एंड परसिस्टेंट। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की कंपेयर करें
तो वो स्टेडी है, बहुत ज्यादा स्टेडी है। ऐसा नहीं कि अभी हुआ फिर नहीं हुआ, ओके फिर वापस हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट। कंपेयर स्टेडी है एंड परसिस्टेंट भी है। परसिस्टेंट मतलब डिटरमाइंड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब तुम जैसे कि कितना भी कुछ करो, जैसे अभी यहाँ पर हमने क्या बोला कि नर्वस सिस्टम है, एक बार इंफॉर्मेशन चली गई, न्यूरॉन से मिल गई, दैट्स इट, इनफ है, बार बार इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार बार वही केमिकल्स रिलीज ही होते रहेंगे, जैसे लाइट आई कंटिन्यूअसली केमिकल रिलीज ही होते रहेंगे और ग्रोथ होता ही रहेगा, लाइट का कंजम्पशन जो भी करना है पूरी प्रोसेस होती ही रहेगी। जियोट्रोपिज्म तो भाई कंटिन्यूअसली पर्टिकुलरली वो जो केमिकल्स है वो रिलीज ही होते रहेंगे और उनके रूट्स 24/7 ग्रो कर रहे हैं, भले ही एकदम नैनोमीटर में उनकी ग्रोथ हो रही हो बट ग्रो कर रहे हैं लाइक दैट। तो वो कंटिन्यूअस होता है। परसिस्टेंट का मीनिंग यही होता है, कंटिन्यूअसली उसका मतलब तुम कितना भी ऑपोज करोगे, नहीं नहीं बहुत ग्रो हो गया, ये हो गया, नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना डिटरमाइंड, ठान लिया तो ठान लिया, कुछ भी हो जाए करते ही रहना है, करते ही रहना है। तो इट इज दी हॉर्मोनल में ऐसे ग्रोथ होता है। डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे नाम आएंगे जो प्लांट में हॉर्मोन्स है वो, तो याद रखने हैं हमें थियरी भी और एक एक मार्क्स में नाम भी। डिस्क्राइब दी प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट के अंदर जो भी हॉर्मोन्स है उसको डिस्क्राइब करो। यही क्वेश्चंस को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। स्टेट दी नेम्स ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स, कि प्लांट हॉर्मोन्स के नाम बताओ और उसकी इफेक्ट बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके चलो। They help to coordinate growth, development and response to environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of actions. मतलब पहले तो सेंटेंस लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट है एंड वो बोल रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही रिलीज होते हैं एंड देन पूरे प्लांट में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमने बोला सलाइवा, तो सलाइवा यहीं पे रिलीज होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ हाथ पे शुगर रख दिया तो यहाँ पर भी सलाइवा रिलीज होने लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, उसकी जगह है उसकी जगह है तो वहीं पे रिलीज होगा, ओके लाइक दैट। सो ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स, अब नाम याद रखना, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन मतलब जिससे प्लांट की ग्रोथ होगी वो है, याद रखना अच्छे से। ऑक्सिन, पहला कौन सा है, ऑक्सिन, ओके ए है बट प्रोनाउंस होता है ऑक्सिन। इट इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, जो शूट होता है उसकी टिप पर ये बनता है। सिंथेसाइज्ड मतलब बनना, मेकिंग, ओके। तो ये कहां बनता है, शूट की टिप पर बनता है। कौन, ऑक्सिन। क्या करता है ये, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट हेल्प सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, वो लंबे प्लांट को बड़े होने के लिए हेल्प करता है। ऑब्वियसली अपर साइड में बड़े होने के लिए, क्योंकि शूट की टिप पर है, रूट में तो नहीं है, तो रूट को बड़े होने के लिए नहीं, शूट को बड़े होने के लिए हेल्प करता है। When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the side of the shoot which is in shade. मतलब कि एक जगह से अगर लाइट आ रही है, यहां से अगर लाइट आ रही है तो ऑक्सिन कहां पे रिलीज होता है, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर से पढ़ता हूं, देखो क्या, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, मतलब कि एक साइड, जैसे यहां प्लांट है, एक साइड से लाइट आ रही है, एक साइड से लाइट आ रही है, तो क्या हो रहा है, कहां गया, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द साइड ऑफ द शूट विच इज इन शेड, मतलब कि जहां पर शेड आ रहा है, मैं ही प्लांट हूं समझो, यहां से लाइट आ रही है तो शेड वाला पार्ट कौन सा, ये लाइट आ रही है तो दिस साइड इससे यहां पर रिलीज होगा ऑक्सिन। अंडरस्टूड। देन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिम्युलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। मतलब क्या होगा, यहां देखो पहले सेंटेंस में बोला, अब फिर से पूरा देखते हैं। यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, मतलब दिस इज द शाइनिंग पार्ट एंड दिस इज द शेडेड पार्ट। ये शेडेड पार्ट है तो यहां पर ऑक्सिन रिलीज होगा। कंटिन्यूअसली लाइट मिल रही है, कंटिन्यूअसली ऑक्सिन ये साइड में रिलीज ही होता जा रहा है, रिलीज ही होता जा रहा है, रिलीज ही होता जा रहा है। एक पर्टिकुलर सपोज मान लो कि 100 ml रिलीज होना है, और 10 ml पकड़ो, छोटा अमाउंट, 10 ml पहले लाइट आ रही है, 1 ml रिलीज हुआ, फिर से लाइट कंटिन्यूअस जा रही है, 2 ml 3 ml 10 ml हो गया। जैसे ही उसकी क्वांटिटी जो उसका गोल है वो रीच हो गया कि 10 ml हो गया, अब क्या करेगा,
वो सेल को पूरा का पूरा स्टिमुलस कर देगा, मतलब कि सेल को वर्किंग कंडीशन में ले आएगा, फंक्शन में ले आएगा, और ये वाला पार्ट ग्रो कर जाएगा, ये वाला पार्ट ग्रो करेगा जहां पे लाइट नहीं गिरी। ओके, फिर से अब समझ गए इतना? फिर से पढ़ता। हाँ, तो सर ये वाला कैसे होगा? दूसरे साइड उसको घुमाना पड़ेगा, तुम्हें प्लांट को घुमाना पड़ेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा वो घर कैसे होगा? वो थोड़ी पता चलेगा, लेकिन हाइट उसके ग्रोथ से पता चलेगा। वो एक साइड से हाँ, मतलब कि ऐसा समझो कि कोई बड़ा स्टेम वाला प्लांट है। ओके, तो उसकी जो हाइट बढ़ती है ना, वो ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, या ऐसे बढ़ती है, मतलब ये भी बढ़ रही है, ये भी, लेकिन हमेशा ऐसे इंक्लाइंड शेप होगा थोड़ा। ओके, अगर तुम्हें कंटिन्यूअसली रखना है, तुम अगर ध्यान देना, गार्डनर क्या करता है, पर्टिकुलरली लाइट उसको पर्टिकुलरली क्या करेंगे कि लाइट उस पर डिफरेंट एंगल से आए। जैसे कि अब तो नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर था, ये मक्तमपुर रोड से तुम आओ तो वहां पे पहले ऐसे फार्मिंग होती थी। ओके, कैसे? वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्रीन हाउस फार्मिंग होती थी, वैसे तो वो ग्रीन और वाइट कलर के शेडेड पार्ट रख देते थे। याद हो तो मतलब देखा हो तो देखा है। ये रोड से जब तुम आओ, ये टर्निंग वाला ज्योति नगर के बाद वाला, तो वहां पर ये जो अभी वो नवसारी एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, वो उसका ही उसने ले लिया है जमीन। ओके, पहले वहां पे फार्म था। ओके, तो क्या है कि ग्रीन शेड दिखते हैं, जैसे कि अभी छांव के लिए लोग नहीं छत पर, टेरेस पर और सब जगह ग्रीन शेड लगा देते हैं, तो पर्टिकुलरली ग्रीन और व्हाइट शेड रखते हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ही वहां पर आए। फिर कम शेडेड पार्ट है, सपोज मैंने लगा दिया, कोई कर्टेन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, अब उतनी लाइट नहीं आ रही, तो शेडेड पार्ट आ रहा है। शेडेड पार्ट आ रहा है मतलब बारिश हो गई। ओके, सो शेडेड पार्ट आ रहा है मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो गई, यहाँ पर ग्रोथ हुई, यहाँ पे शेडेड है मतलब यहाँ पे ग्रोथ हुई। ओके, अब मतलब यहाँ पर एक शेडेड होगा और दूसरा लाइट वाला होगा, राइट? समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे शेड है, ऐसे शेड हमने रखा है, और ये प्लांट है। ओके, तो ये साइड से सन आ रहा है तो शेड है, तो भाई ये साइड वाले को तो लाइट मिलेगी नहीं। सपोज तुम्हारे राइट हैंड साइड वाले को तो लाइट मिलेगी नहीं। ओके, फिर सन ऊपर आ गया तो अब अच्छे से सबको लाइट मिल रही। अब ये साइड आया तब क्या हो गया कि ये लाइट वाला बन गया और ये शेड वाला बन गया। ओके, तो कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रोथ होता रहेगा। छोटे जो प्लांट्स है जो पॉट में होते हैं, उसके लिए गार्डनर क्या करते हैं, पॉट को वीकली और से आफ्टर 2-3 डेज, वीक में 2 बार या वीक में 1 बार उसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। जैसे कि हम अभी घर में यहाँ पर मैं अगर पॉट रख दूं, तो अगर उसको सही ग्रोथ करवाना है तो हमें पॉट को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन एक ही जगह से आ रही है। ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर को सन यहाँ आ गया तो उसके ऊपर लाइट गिरेगी, नहीं गिरेगी भाई, क्योंकि सनलाइट विंडो है, यहाँ से ही लाइट आएगी। अभी सनसेट हो गया तो ये साइड से लाइट आने ही नहीं वाली है वो प्लांट पे, अगर यहीं रखा होता तो। समझ में आया? ओके, बट जो बाहर है वहां पर तो ओपनली सब सन आता है। अगेन देखो, ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जल जाएगा प्लांट। क्या होगा मतलब उसकी जो हीट, उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। मतलब नहीं बोलते कि प्लांट जल गया। ओके, क्या हो जाता है, ड्राइड अप हो जाता है, उसके सेल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और प्लांट क्या हो जाता है, ड्राइड अप हो जाता है, उसके अंदर का सारा पानी भी इवापोरेट हो जाता है। ओके, सो फिर से पढ़ता हूं, देखो, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, एक साइड ऑफ, यहाँ पे प्लांट है, एक साइड से लाइट आ रही है, ऑक्सीजन इज रिलीड इन द शेडेड पार्ट। ओके, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द साइड ऑफ द शूट which is in shade. Then specific concentration of oxygen, मतलब मैंने जो बोला था ना 10 ml, वो पर्टिकुलर सबका अलग अलग होगा कि 10 ml, 1 ml, 100 ml, 100 ml इतना ज्यादा तो नहीं होगा बट बोलने के लिए। ओके, कि इतना कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो तभी फंक्शन शुरू होगा, ग्रोथ फंक्शन, उससे पहले नहीं होगा। तो वहां पे फील्ड अप होता जाएगा जैसे जैसे लाइट मिल रही है। नहीं तो ऐसा होता कि हमें लाइट मिली, ग्रोथ होना शुरू हो गया, लेकिन ग्रोथ में टाइम लगता है। हम देखते हैं कि भाई अभी हमने कुछ किया, प्लांटेशन किया, तो उसको अच्छा खासा, मतलब जो हम नेक्ड आई से देख सके, उसके लिए मिनिमम से हमें वीक और 15 डेज का टाइम लगता है कि हाँ देखो थोड़ा बड़ा हुआ। 15 डेज में हम देख सके उतना ग्रोथ हो रहा है।
एक दिन के बाद क्या उसका कोई ग्रोथ नहीं है, बट हम देख नहीं सकते, उतना बहुत ही छोटा सा ग्रोथ है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, वो ऑक्सीन का अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो जाए एक जगह पर, उसके बाद ओके ऑक्सीन स्टिम्युलेट्स द सेल, मतलब ऑक्सीन जो कॉन्सेंट्रेट हो गया है, बहुत ज्यादा ऑक्सीन इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, वही स्टिम्युलेट करेगा किसको, सेल्स को, कि क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, कि भाई सेल तुम लोग ग्रो करो, तुम लोग सेल डिवीजन करो, अपनी तादाद बढ़ाओ, थोड़ा ग्रोथ करो यार ऐसे, और फिर सेल ग्रो करेगा। तो सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहां रिलीज हुआ था, यहां कॉन्सेंट्रेशन रिलीज हुआ, एक पर्टिकुलर यहां ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो गया एक जगह पर। ओके, उसके बाद ये ऑक्सीन ही सेल्स को स्टिमुलस करेगा, मतलब ऐसे वो उठ भाई सुबह हो गई, ग्रो करना है, लाइक दैट। ओके, और फिर वही साइड के सेल, अच्छा चलो चलो जाते हैं, स्कूल जाना है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? ओके, thus plant appears to bend towards the light, और इसी की वजह से क्या होता है, प्लांट towards the light बेंड हो जाता है। towards the light मतलब यहां से ऐसा समझो, ये साइड लाइट आ रही है और ये साइड ग्रो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो होगा क्या कि towards the light वो बेंड हो जाएगा। क्यों? ये भाई इतना ग्रोथ हो गया है ऑलरेडी, अब जब उसको जो लाइट में है उसको शेड में जाना है, और जो शेड में है उसको लाइट में जाना है, इसलिए प्लांट क्या करेगा, अपने हिसाब से बेंडिंग कर देगा। पहले लाइट यहां थी, शेड यहां था, यहां पे ग्रोथ हो गया, अब क्या करेंगे, तो अब ये बेंड हो जाएगा। ओके, बेंड हो जाएगा तो ये लाइट वाला क्या हो गया, शेड में आ गया, और ये वाला क्या बन गया, लाइट में हो गया, तो अब यहां से धीरे 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 हाइट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज करो, ऐसे मैं ये और ये ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो विजुअलाइज करो कि प्लांट का ग्रोथ वैसे हो रहा है, तो समझ में आएगा। अंडरस्टैंड? विजुअलाइजेशन, अच्छा हाँ, क्या क्या क्या, हाँ इसको फोटोट्रोपिज्म ही कहेंगे। लाइट की वजह से, लाइट की वजह से भी है तो फोटोट्रोपिज्म हो गया, उसको केमोट्रोपिज्म भी बोलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है। ओके, तो वो 5 में से बहुत सारे एक साथ आ सकते हैं। हाँ, तो यस, तो वो विजुअलाइज करने की ट्राई करो। ओके, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा वीडियो या ऐसा फोटोग्राफ नहीं है कि जो मैं तुम्हें दिखा सकूं, मैं भी विजुअलाइज ही कर रहा हूं, और मैं तुम्हें विजुअलाइज की मेथड बता रहा हूं कि ऐसे हो सकता है, इसलिए मैं अपने आप को ही बता रहा हूं कि सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये शेडेड पार्ट है, ये लाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा शेडेड पार्ट में, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हुआ, फिर ये ऑक्सीजन ही स्टिम्युलस बन जाएगा सेल्स के लिए, ओ भाई चलो ग्रोथ करना है, तो ये यहाँ के सेल्स ग्रोथ करने लगेंगे, और फिर वो शूट टिप, मतलब शूट के टिप पर उसको क्या होगा, वो लॉन्गर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा हुआ अब वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, इसीलिए दूसरी साइड से ग्रो होगा, मतलब इतना बड़ा होके फिर बेंड होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ये है ऐसा समझो। ओके, ऐसे है, ऐसा समझो, ये साइड से लाइट मिल रही है तो इतना ही बेंड हुआ, कितना, इतना दूर से तो शायद दिखे भी ना कि यहाँ से मतलब ग्रोथ हो गया है, लॉन्गर हो गया है ये साइड से। ओके, अब ये साइड से इतना बेंड हो जाएगा, कितना बेंड हुआ देखो, सिर्फ इतना, ऐसे था, ऐसे बेंड हुआ। ओके, अब यहाँ पे बेंड हुआ, मतलब ये जो अभी चलो, तो ये जो बैंड हुआ है वो बैंड हुआ है, और ये साइड के ऊपर बैंड हो गया है। अब ये साइड के जो, ऐसे समझो कि ये जो नेल्स है ऐसे था, ऐसे था, राइट? देखो ये प्लांट का शूट है, और शूट का टिप मतलब ये जो नेल्स है वहीं पे ग्रोथ होने वाला है। अब ये साइड से लाइट आ रही है, तो ये साइड से लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट कम है, ये शेडेड पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज होता गया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रीच हुआ, तो यहाँ के ऑक्सीजन ने स्टिमुलस बन गया वो सेल्स के लिए, और सेल्स क्या करने लगा, ग्रोथ करना है, तो ये लॉन्गर हो गया, इतना लॉन्ग हो गया, डन, इतना ही लॉन्ग हुआ। शायद हमें इसीलिए हमें दिखता नहीं है कि एक दिन में कितना बड़ा, नहीं दिखेगा, इतना बड़ा तो कैसे दिखेगा, ये तो तुम्हें पता चले इसलिए मैं इतना बढ़ा रहा हूं, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा, बस इतना ही बड़ा, सर सेम जैसा ही लग रहा है, ऐसा लगेगा। ओके, तो एक दिन में इतने इसलिए पता नहीं चलता,
तो ये तुम्हें पता चले इसलिए बता रहा हूं। तो ग्रोथ हो गया। अब टुवर्ड्स द लाइट ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये बेंड हो गया मतलब ये साइड की जो शूट की टिप थी वो अब शेडेड हो गई। देखो अब वो शेडेड हो गई ना, अभी यहीं से लाइट आएगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो तो लाइट में आ गया, अब तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन ये उसके नीचे वाला जो शेडेड है वो शेडेड है, तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब वहां पर भी ऑक्सीजन रिलीज होता जाएगा और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रीच होगा। फिर वो लोग वहां के सेल्स ओ स्टिमुलस ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उठो 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 उठो, रिवॉल्यूशन, ओके चलो मारो मारो, तो रिवॉल्यूशन हो गया। अब वो क्या करेंगे, क्या करना है, हल्ला कर देना है, लॉन्ग हो जाना है हमें, तो ये लॉन्ग हो गया, तो ये हो गया। अब जैसे ये लॉन्ग हो गया तो वापस ये लाइट में से शेड में आ गया। ये बैंड हुआ था लेकिन अभी ये बढ़ गया तो वापस ये लाइट में से क्या हो गया, शेडेड में आ गया। समझ में आ रहा है? ओके चलो, सो bends towards the light and the auxin is responsible for phototropism। तो फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। ओके, फोटोट्रोपिज्म एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस में जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा सीक्रेशन होता है प्लांट में से ही होता है, वो है हमारा ऑक्सिन। और वो रिस्पॉन्सिबल है, वो केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, एक प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस का नाम है फोटोट्रोपिज्म। ओके, दूसरा गिब्रेलिन। ओके, गिब्रेलिन। सो गिब्रेलिन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। वो स्टेम की ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहता है। दैट्स इट। क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और केमिकल्स रिलीज्ड in plants। ओके, अच्छा ओके, वही मतलब ऑक्सीजन तो समझ में आ गया। ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ से केमिकल्स है, जूस है जो रिलीज होता है, उसकी हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। लॉन्गर इन द सेंस पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलता है और उनका ग्रोथ होता है। ओके, देन दूसरा जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। सिर्फ शूट नहीं, शूट मतलब ऊपर का और स्टेम मतलब पूरा। ये क्या है, शूट है, और ये पूरा क्या है, स्टेम है। तो पूरा स्टेम का ग्रोथ हो रहा है, वो किसकी वजह से, गिब्रेलिन और जिब्रेलिन व्हाटएवर। ओके, गिब्रेलिन, ओके गिब्रेलिन। देन ये पूछा बहुत जाता है एक मार्क में, साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन देखो, इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर्स। जहां पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सेल डिवीजन होता है। ओके, और नॉट ओनली रिप्रोडक्शन, रिपेयरिंग में भी, मेंटेनेंस में, जो पर्टिकुलर सेल्स डैमेज हो गए, सेल्स चैप्टर यही नहीं लास्ट ईयर का, हाँ ओके 9th का, पर्टिकुलर सेल्स डैमेज हो गए, तो डैमेज हो गए हो या रिपेयरिंग में हो, मेंटेनेंस में हो, यस ओके, तो मायोसिस माइटोसिस देखा था ना हमने। सो वहां पर पर्टिकुलर सेल डिवीजन होगा और वो जो मर गए हैं उसको हटाओ और यहाँ नए सेल आ गए, या फिर कोई जिंदा भी है तो उसको रिपेयर करो या थोड़ा बनो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, अच्छे बनो, एंड देन वो फंक्शन करने लगेगा। ओके, सो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कहां पर, जहां पर सेल डिवीजन होता है वहां पर किसका, साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इन फ्रूट्स एंड सीड्स इट इज फाउंड इन मोर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे फ्रूट्स और सीड, फ्रूट्स के अंदर ही सीड होता है, मतलब जहां फ्रूट होता है, हाँ फ्रूट्स नीचे वाले में से ही प्लांट आया है भाई। ओके, इन फ्रूट्स एंड सीड्स इट इज फाउंड इन मोर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है। इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन। ओके, तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए प्रमोट करता है, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कि अभी सपोज 1 घंटे में सपोज 1 से 10 बन गए, तो साइटोकाइनिन की वजह से 1 घंटे में 1 से 20 बन जाएंगे सेल। अगर नहीं होते तो भी सेल डिवीजन होता, लेकिन अभी सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। ओके, मतलब प्रोसेस को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा है, स्पीड अप भी कर रहा है और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है। और करो लाइक दैट। ओके, हाँ यस, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी फ्रूट बनेगा और तभी फ्रूट के अंदर सीड भी आएगा। डन। ओके,
सो हम खाते हैं, साइटोकाइनिन हमारी बॉडी में भी जाता है, फ्रूट खाए इसलिए। ओके, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अरे इसकी जरूरत क्या है भाई? ग्रोथ इनहिबिटिंग मतलब क्या? ग्रोथ को रोकने के लिए जो हार्मोन है वो। क्यों रोकना है भाई? तो क्या ऐसे लंबे लंबे नारियल ही कर दे क्या हर जगह? तो प्लांट की एक हाइट होती है, उससे ज्यादा हाइट वो झेल ही नहीं पाएगा। ना उसका स्टेम झेल पाएगा, ना उसके रूट्स झेल पाएंगे, ना वो जो पॉट में है, जो सॉइल में है, वो उसको विथस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट था, स्नेक प्लांट, अभी वो बाहर रखा हुआ है, देखो इतने लंबे लंबे हो गए हैं, ऐसे गिर गए सब जगह। अभी जाते समय देखना, इतने लंबे हो गए कि ऐसे गिर गए। क्यों? अंदर ताकत ही नहीं रही है, कैसे खड़े रहे। इतने हाइट उनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई, मतलब कि वो पॉट में वो हाइट को झेल सके, विथस्टैंड कर सके, उतनी सॉइल नहीं है। पॉट भी छोटा है, इतना सा पॉट है। ओके, तो भाई उतने से पॉट में उतनी उसकी हाइट होगी। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर हाइट बड़ी है और कपड़े छोटे हैं, वॉट एवर, दोनों सिचुएशन में तो ऑड सिचुएशन हो जाएगी। ओके चलो क्या क्या एग्जांपल आते हैं। हाँ, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन क्या हुआ? क्या बोल रहे? एग्जांपल्स कौन देगा? क्या बोल रहे हैं? चलो ग्रोथ चलो यहाँ ध्यान दो। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ये है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड की वजह से ग्रोथ नहीं होता, ये ग्रोथ को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ताड़ के जैसे लंबे ही होते जाएंगे। ओके, ताड़ मतलब पाम ट्री। ताड़ मतलब क्या? पाम ट्री कैसे होता है? कोकोनट ट्री कैसे लंबा होता है, वैसे पाम ट्री भी बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कि क्या ताड़ जैसे बढ़ते ही जा रहे हो। सर उसके अंदर एब्सेंट नहीं होता है? नहीं, नॉट एब्सेंट होता है, उसमें भी होता तो है, इसलिए उससे आगे नहीं बढ़ता वो, नहीं तो स्काई को टच कर देता। बट होता तो है, बट कितना होता है? कम अमाउंट में होता है। उसका नेचर ही है ऊपर जाना। जस्ट इमेजिन, जस्ट अभी थॉट पहले भी आया था, अभी वापस आया। क्या सोचो, ये पाम ट्री, कोकोनट ट्री, कितने उसकी हाइट कितनी बड़ी होती है, और होते हैं जनरली बैंक ऑफ ओशन, मतलब किनारे पे होते हैं। ओके, तो पूरा नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है सॉल्टी वाटर होता है, बाजू में ओशन है, सॉल्टी वाटर है, और इतनी मतलब से 20 मीटर 30 मीटर उतनी बड़ी हाइट पर जाकर वहां पे हमें कोकोनट के अंदर मीठा पानी मिलता है। जस्ट इमेजिन, कैसा नेचर का कैसा मतलब कैसा केस है ये। ब्यूटी बोलो या द सीन बोलो, कैसा है कि पूरा नमक वाला एरिया है, नीचे भी नमक, आसपास भी नमक, एटमॉस्फेयर में भी नमक ही नमक, सॉल्टी सॉल्ट। लेकिन वो फ्रूट में जो फ्रूट बनता है वो भी मीठा, जो पानी आता है वो भी मीठा, और इतनी हाइट पे पानी जाता है। मतलब जस्ट इमेजिन, जाता है इन द सेंस, सोचो नीचे से अगर पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ग्रो करने के लिए तो ऊपर तक जाना पड़ेगा। वो तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा ना, क्या बोलते हैं उसे, वो करेक्ट। और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जाइलम फ्लोएम। तो वो पाइपलाइंस है क्या? ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। यस, ट्रांसपीरेशन तो एक और क्या बोले तुम दोनों बोलो। से तो स्टोमेटा वाला जो मतलब एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं, दिस ट्रांसपीरेशन। हाँ, और ट्रांसलोकेशन, यस, ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट। तुम ही बोले और फिर मैं भी फॉर्म में हाँ बोल दिया। ओके, सो ट्रांसलोकेशन। हाँ, पानी एसिडिक होता है, क्या लगता है तुम्हें? बेसिक सॉल्ट नहीं तो मजा आता है बस पीने में। न्यूट्रल जैसा ही होता है, बट एसिडिक तो नहीं होता। चलो देखो, हाँ
एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक। ओके, में होता है, क्या होता है ह्यूमन में? नहीं, ह्यूमन में ये नहीं होता, बट यही फंक्शन करने वाला दूसरा होता है। फंक्शन यही है क्या? ग्रोथ को रोकना। ह्यूमन में भी होता है, बट ये नहीं होता, दूसरा होता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन बोलते हैं। ओके, इट इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ। इट इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ओके, क्या होगा? इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि इसकी इफेक्ट से जो लीव्स है वो झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। ओके, पत्ते झड़ जाते हैं और उनकी हाइट भी कम हो, मतलब आगे नहीं बढ़ती, कम नहीं होती, बट जो ग्रोथ हो गया वो हो गया, अब और ग्रोथ नहीं होगा ड्यू टू दी एब्सिसिक एसिड। ओके, तो हमने ऑक्सिन देखा जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने जिब्रेलिन देखा। ओके, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम, यस। और फिर थर्ड हमने देखा साइटोकाइनिन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ हाँ, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस। ओके, एंड लास्ट थ्री मेन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ वन, दैट इज द एब्सिसिक एसिड, जो हाइट को रोकने, प्रिवेंट दी हाइट, ऐसा भी तुम बोल सकते हो, और से इनहेबिटिंग दी ग्रोथ, इनहेबिटिंग ग्रोथ हार्मोन, दैट इज ये सारे ग्रोथ हार्मोन है, ये तीन जो हमने पढ़े वो क्या है? तीनों तीन ग्रोथ हार्मोन है, और ये ग्रोथ इनहेबिटिंग हार्मोन है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। डन? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन्स नहीं होता नहीं, तो सर इनकी हाइट किसके ऊपर मतलब हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? दोनों के ऊपर, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डिफरेंट टाइप होता है ना, नहीं देखा था हमने? सर प्लांट्स में, हाँ, प्लांट्स में ही बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली अभी जो हमने देखा था। ओके, कि जो पोलन ट्यूब में से जाएगा और फीमेल ओवम में पास जाएगा, तो वहां पर इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का फ्लावर बनेगा उसमें से, वो भी डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली जो गैमेट आया हुआ है वो कहां से आया हुआ है। ओके, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही, बट इट इज नॉट जीन, वो जीन नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो ये हो गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन ले ही लेते हैं साथ में। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, जो अभी हमने डिस्कस किया। प्लांट हॉर्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल्स ही है, केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल्स के क्या है? कंपाउंड्स है, प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ, वो अपने आप प्रोड्यूस होते हैं, एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट करने के लिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट, जिसका सिमिलर टू ग्रोथ, एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सेज देने पड़ेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स द लाइट? दोनों अलग है, ये तो हमने कल डिस्कस किया था, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, तो भाई टच मी नॉट प्लांट, उसमें जो मूवमेंट हो रही है दैट इज डिफरेंट, और शूट की टिप की जो मूवमेंट हो रही है वो ग्रोथ है, और ये मूवमेंट है, दोनों डिफरेंट है, ये ग्रोथ है और ये क्या है? मूवमेंट है। देखो दोनों का डिफरेंस ही है, दिस इज नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये मूवमेंट तो है लेकिन ग्रोथ रिलेटेड, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, और ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। डन? डिफरेंस पहला पॉइंट। दूसरा, दिस इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तुमने यहां से टच किया तो यहां से फोल्ड अप और ड्रूप हो जाएगा, यहां से टच किया तो यहां से ड्रूप हो जाएगा। ओके, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि भाई यही डायरेक्शन में होगा, बट दिस इज द डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट, ये तो डायरेक्शनल होगा, ऑब्वियस है। ओके, क्यों डायरेक्शनल? क्योंकि शूट कहाँ, लाइट जहां से आ रही है वहीं पे मूवमेंट हो रही है ना, मतलब डार्क रूम में रख दिया फिर उसका तुम सोचोगे कि शूट का ग्रोथ होगा, नहीं होगा। देन इट इज रैपिड, ये क्या है? सेंसिटिव, कंपेयर टू ग्रोथ, कंपेयर टू ग्रोथ, यहाँ पे सेंस ऑर्गन की बात नहीं है, कंपेयर टू ग्रोथ ये क्या है? रैपिड है, फास्ट है। ओके, अभी टच किया तो अभी लीव्स फोल्ड अप हो जाएंगे, ड्रूपिंग एक्शन हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ अभी प्लांटेशन किया, सनलाइट में भी अभी रख दिया,
तुरंत कैसे कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई देने वाला है. ओके, एंड देन डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन ड्रूपिंग ऑफ लीव्स टुवर्ड्स द टच. जैसे कल देखा था हमने, जैसे ही टच करे वो पानी को रिलीज कर देता है और उसकी वजह से ड्रूपिंग ऑफ लीव्स हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ऑक्सिन प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फोटोट्रोपिज्म, मतलब कि यहाँ पर जो फोटोट्रोपिज्म है, जो ग्रोथ है, उसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है. और यहाँ पर ये ग्रोथ के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कोई केमिकल तो नहीं, लेकिन वाटर रिस्पॉन्सिबल है. वाटर का रिडक्शन हो रहा है और से डिक्रीज हो रहा है वाटर. देन ये डिफरेंस था. देन give an example of plant hormone that promotes the growth. So simply one word answer, that is the auxin. Then how do auxin promote the growth of a tendril around the support? Again वही है वापस. Auxin are the growth promoting plant hormone that induce the cell elongation. When tendril comes in contact with a support, auxin stimulates faster growth onto a part of tendril away from the support. जो सपोर्ट से अवे है, सपोर्ट से जो अवे है वहां पर ऑक्सिन स्टिमुलेट करेगा, एंड दिस कॉज द टेंड्रिल टू कॉइल अराउंड द सपोर्ट. और उसी की वजह से वो क्या करेगा कि टेंड्रिल कॉइल जैसे सपोर्ट को कॉइल के जैसे क्या हो जाएगा, स्पाइरली टाइड अप हो जाएगा. समझ में आया? तो कहां पे टेंड्रिल में कहां पे ऑक्सिन रिलीज होगा? सपोर्ट की दूसरी साइड में. अंडरस्टूड? सपोर्ट की दूसरी साइड में ऑक्सिन रिलीज होगा, और दूसरी साइड में ऑक्सिन रिलीज हुआ तो जहां ऑक्सिन रिलीज हुआ वहीं तो ग्रोथ होगा, तो वहां ग्रोथ हुआ. इसीलिए हमने फोटोट्रोपिज्म में भी देखा था कि सपोर्ट साइड में ग्रोथ कम होता है. राइट? सपोर्ट साइड जो होता है, फोटोट्रोपिज्म की बात कर रहा हूं, तो जो सपोर्ट साइड है वहां पे ग्रोथ कम होता था. याद आया ना? सपोर्ट साइड में कम होता था और ये साइड में ज्यादा होता था. तो अब देखो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है, फोटोट्रोपिज्म ही है यहाँ पर भी. क्या कि सपोर्ट की अवे वाली साइड जो है, मतलब यहाँ सपोर्ट है और यहाँ ऐसे लग गया है, तो ये जो अवे वाली साइड है, सपोर्ट वाली साइड नहीं, अवे वाली साइड है, वहां पर ऑक्सिन रिलीज होगा, और यहाँ पे ऑक्सिन रिलीज हुआ तो इनका ग्रोथ हो, इनका ग्रोथ हुआ तो वो सपोर्ट को स्पाइरल कर देगा. हाँ सर, लेकिन आपने ऐसा बोला था कि जो साइड अंदर की साइड होगी, जिसके Shaded. support में होगी, हाँ Shaded, हाँ. वो कम ग्रो होगा. लेकिन अभी आपने ऐसा बताया कि जो साइड में लाइट है, वो लाइट की वजह से है, ये सपोर्ट है. वो जो मैंने बताया वो लाइट की, कि सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, ये शेडेड पार्ट है, तो यहाँ ऑक्सिन रिलीज होगा. यहाँ पे लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सपोर्ट के रिलेटेड है. समझ में आया? वो लाइट के रिलेशन में है और ये सपोर्ट के रिलेशन में है. दोनों को मिक्स मत करना, नहीं तो सही बात है कंफ्यूजन होगा. ओके, वो लाइट के रिलेशन में है, मतलब लाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ऑक्सिन शेडेड साइड में रिलीज होगा, शेडेड साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद वहां ग्रोथ होगा शेडेड साइड वाला, एंड देन वो टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाएगा. दैट्स इट. सपोर्ट में क्या होता है? सपोर्ट साइड में कम होता है, और जो सपोर्ट साइड से अवे है वहां पर ऑक्सिन रिलीज होता है, और अवे साइड में ऑक्सिन रिलीज हुआ तो जहां ऑक्सिन रिलीज हुआ वहां पे ग्रोथ होगी. और जैसे ही वहां पे ग्रोथ हुई, जैसे यहां ग्रोथ हुई तो ये ऐसे मुड़ गया, वैसे ही ये सपोर्ट है और ऐसे था, और यहां ग्रोथ हुई तो ये भी ऐसे ग्रोथ करके उसको पकड़ लेगा. अंडरस्टूड? ओके, तो दोनों को मिक्स मत करना, यहाँ पे लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है. ओके. डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म पूछा गया है पिछले सालों में. एक्टिविटी बताओ हाइड्रोट्रोपिज्म की, तो यही एक्सपेरिमेंट तुम लिख सकते हो. द टाइप ऑफ मूवमेंट, ऐसे हमारी एक्टिविटी भी है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. देखो ध्यान से, हम जो एक्टिविटीज है तुम्हारी बुक में, पर्टिकुलरली लास्ट 3 इयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें से. पहले भी आते थे बट वेरी रेयर. जो मेन कंटेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देते. अब कंसिडर द एक्टिविटी ऑल्सो एज अ मेन कंटेंट. एक्टिविटी को भी मेन कंटेंट के जैसे ही कंसिडर करो. जैसे आज ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वाला? वो 2 पूछे. हाँ, 2 पूछे थे. एक तो एक्टिविटी वाला ही था कि वो एक्टिविटी बताओ जो हमने की थी. कौन सी? वो
कार्डबोर्ड वाली, फिर उसमें होल किया, लाइट आया, फिर स्कैटर्ड हुई, ओके 7 लाइट्स बनी। तो वही वो एक्टिविटी वैसे ही जो हमने डिस्कस किया था, मतलब सारे ही चैप्टर्स में एक्टिविटी को भी उतना इंपॉर्टेंस ही देना है। दैट्स व्हाई हम डिस्कस भी कर रहे हैं साथ साथ। अंडरस्टूड? चलो, so the type of the movement of growing plant organ which is induced by stimulus of water is called hydrotropism। ये हमने देख लिया है। यहाँ पे मटेरियल भाई ये सब ले लो, क्ले, 2 plants, 2 glass। प्रोसीजर, टेक 2 glass straw each filled to about 1/3। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट है बट कैन बी आस्क्ड एज एन एक्टिविटी। ओके, सो देखो क्या है, फिगर उसमें गिवन है, नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। क्या, 2 पॉट ले लिए सेम साइज के, उसमें सेम साइज के 2 प्लांट ले लिए। एक पॉट में हमने ऑलरेडी थोड़ा पानी डाल दिया है, दूसरे में पानी नहीं डाला है, उसको ड्राई रखा हुआ है। लेकिन दूसरे में जैसे दिया जैसा ये क्ले का, ओके क्ले का यूटेंसिल है, क्ले का जिसमें से पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, वैसा रख दिया और उसके अंदर पानी भर दिया। मिट्टी में, सॉइल में हमने पानी डाला नहीं है, तो क्या होगा? सपोज यहाँ पर तो तुमने ऑलरेडी पानी डाला था और वहां पर तुमने पानी नहीं डाला, लेकिन वो जो क्ले का यूटेंसिल है उसको पानी से फिल्ड अप करके उसको रख दिया था वहां पर, तो धीरे धीरे थोड़ा तो एब्जॉर्ब होगा ना मिट्टी में, सॉइल में। तो अब थोड़े दिन बाद अगर तुम जाओगे तो क्या दिखाई देगा कि अगर तुम वो प्लांट को निकालो तो इसका रूट ऐसे सीधा ही ग्रो किया होगा जहां पे पानी पहले से डाला हुआ था, और यहाँ पर जहां पे वो पानी का यूटेंसिल रखा हुआ है क्ले का, वो क्ले से बना हुआ, पानी से भरा हुआ यूटेंसिल जो रखा हुआ है, उस डायरेक्शन में ये प्लांट के रूट्स मुड़े हुए होंगे। जैसे कल मैंने वो टंकी का एग्जांपल दिया था, हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ ट्री है और यहाँ टंकी है, तो पूरे ऐसे रूट्स घूमते 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 वहां तक आ रहे हैं। समझ में आया? तो जहां वाटर होगा वहां भी जाएगा। डिस्क्राइब विथ एन एक्टिविटी, तो वही चीज है, वो मैंने जो बताया था वो लार्ज लेवल पे बताया था, और ये एक्टिविटी लेवल पे है जो हम घर पर भी कर सकते हैं। हाँ, रूट्स कितने भी बड़ा हो सकता है। डेट डिपेंड्स ऑन द प्लांट, किसका प्लांट है। जैसे कि तुम बनियन ट्री ले लो, पीपल का ट्री ले लो, ओके, उसके बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े कि एक घर को भी तोड़ दे। मतलब एक पूरा घर है, उसके बीच में से कहीं से ऐसे अचानक से ऐसे अर्थक्वेक आया, वैसे फटे, ओके, और बीचों बीच ऐसे रूम में ऐसे दीवार को भी तोड़ दे, वैसे इतने फोर्स वाले होते हैं। बट वैसे इसीलिए तो बोलते हैं ना कि सारे प्लांट तुम घर में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन सपोज 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, एटलीस्ट 20 ईयर्स, ओके, फिर उसके रूट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग कि तुम प्लांट काट दोगे ऊपर से फिर भी वो ग्रो हो जाएगा, बार बार ग्रो होगा। क्यों? रूट्स इतने फैले हुए हैं, पूरा का पूरा तुम्हारा घर नीचे से उसके रूट के सपोर्ट से है, ऐसा समझो। सीमेंट के सपोर्ट से तो है, रूट का भी सपोर्ट मिल रहा है, ओके। तो वो अब फैले जा रहे हैं, बट अब होगा क्या कि अगर हमने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो वो वॉल को, फ्लोर को भी नुकसान करेगा। चलो, ओके, सो देखो ये रहा, यहाँ पे सीधा किया था और यहाँ पर पानी, यहाँ पे पानी डाला हुआ था, यहाँ पे पानी नहीं डाला, लेकिन ऐसे यूटेंसिल में पानी रखा तो इसका रूट ऐसे कर्व्ड शेप में हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो देखो वही चीज है बट नॉट इन बी। तो वो एक्टिविटी पूरी की। ऑब्जर्वेशन क्या है? चलो ग्लास के अंदर पानी रखा है, अबे क्ले है। क्ले से बना हुआ ग्लास है, ऐसा बोल दो, ओके। ऑब्जर्वेशन, इट विल बी सीन दैट द कटिंग इन ट्रॉ ए, मतलब वो पॉट ए, shows a simple and straight growth of the root, simple and straight growth, सीधा, okay, and while that in trough B shows the root curved in the direction of the clay pot, okay, वही चीज है। Conclusion, it can be concluded that the root grows and elongates in the direction of source of water, जहां पर water source होगा वहां पे root grow करेंगे। It means that root shows positive hydrotropism, वही होता है, रूट
पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है और शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। ओके, चलो तो फिर ये प्लांट का खत्म हुआ सब। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन में, एनिमल में मतलब। ओके चलो पानी पी लेते हैं। ऐसे उसको बना दो। सोहम था, सोहम कर रहा है रिकॉर्डिंग, उसको बस बना ये भी नहीं आया होगा। और भी ये रहा छोटी झाड़ू दे क्या हुआ? मजा आया। मजा आ रहा है। ये देखो को कैसे नाक में बंद नहीं, वो तो मैंने सोचा ही पहले से। आ जाइए। मैं नहीं समझ रहा। वो दोनों कैसे ये यहाँ पे कैसे हाँ, कल से दिशा को शुरू करता पानी से नहीं, उनका थोड़ी है ऐसा कुछ। तो ये लोग फिर वहाँ से ओल्ड नहीं मिलेगा। बाहर खड़े रखेंगे, विंडो में से पढ़ना। फोन करेगा सीधा, हाँ ब्रो। चलो ओके, चलो तो कौन से हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स में? नेम इट एंड देयर फंक्शन। प्लांट्स में हार्मोन गिब्रेलिन फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम। ओके, देन ऑक्सिन फॉर शूट का ग्रोथ। साइटोकिनिन ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलरली शूट के ग्रोथ के लिए। साइटोकाइनिन फॉर सेल डिविजन। यस, एब्सिसिक एसिड फॉर ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ इनहेबिटिंग प्लांट की हाइट ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। सर ऐसा इनहेबिटेड इतना जरूरी है? नहीं चलेगा, ग्रोथ प्रिवेंटिंग ऐसे लिखो, ग्रोथ प्रिवेंटिंग हार्मोन। एसिड हार्मोन ही है बट एसिड है ऐसा। चलो तो एनिमल क्या हुआ? हार्मोन तो केमिकल कंपाउंड उसी के लिए हार्मोन बोले हैं, लेकिन फिर वो क्या है? तो वो एसिड है ऐसा। चलो, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड अंडर द फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस, स्टेट इट्स इफेक्ट। ओके, फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट में जाने की बात नहीं है, भागने की बात है, भगोड़े होने की बात है। ओके, मतलब जैसे कुत्ता पीछे भागा हुआ है, ओके, पड़ा हुआ है मतलब, तो अब तुम भागोगे तो हमारे अंदर ऐसा अचानक से पावर आ जाता है कि ऐसा तो अगर मैं रेस में भागता तो फर्स्ट आ जाता है ऐसे। ओके, बट रेस में ऐसा नहीं भागा जाता, ये कुत्ता पीछे पड़ा होता है तभी भागा जाता है। ओके, क्यों? रीजन है उसके पीछे, क्या रीजन है? यही रीजन है। ओके, क्योंकि कुत्ता पीछे पड़ा होता है तो हमारी बॉडी में से एड्रेनालिन रिलीज होता है। ओके, और रेस में नहीं होता है। इसलिए रेस में नहीं होता है। चलो सो देखते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। याद रखना, ग्लैंड का नाम है एड्रिनल एंड हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन हार्मोन। ओके, वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में अंडर द फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस। कुत्ते के साथ अगर तुम्हें लड़ना है तो भी एड्रेनालिन रिलीज होगा, और तुम्हें लग गया कि नहीं भाई ये तो काट लेगा, और अगर तुम्हें भागना है तो भी एड्रेनालिन ही रिलीज होगा। ओके, फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस मतलब भागना और फेस इट। ओके, तो फेस करना हो तब भी और भागना हो तब भी
एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है कहां से? एड्रेलिन, ओके, एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनालिन एंड एड्रेनल ग्लैंड, याद रखना। हाँ बोलो। सर वो एडर्नल ग्लैंड है ना? क्या क्या क्या? एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल हाँ। नहीं, वो एडर्नल नहीं, वो यही है एड्रेनालिन, एड्रेनल वही है, वो ऐसा दूसरा नहीं। स्कूल का एडर्नल। नहीं नहीं, प्रोनाउंस वैसे किया होगा, स्पेलिंग यही है। ओके, प्रोनाउंस किसी ने कर दिया होगा। ओके, सो एड्रेनालिन हार्मोन, हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन एंड जहां से रिलीज होता है वो ग्लैंड का नाम है एड्रेनल ग्लैंड। ओके, द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन इन द बॉडी इज एज फॉलोज। द हार्ट बीट बिकम्स फास्टर, हार्ट बीट फास्टर हो जाएगी। क्यों? लास्ट चैप्टर में देखा था, हार्ट बीट फास्टर होती है तो क्यों फास्टर होती है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को अब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। क्यों ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है? क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। क्यों कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है? तुम भागने लगे ना, पहले खड़े थे या वॉक कर रहे थे, अब भागने लगे तो कंजम्पशन ज्यादा हो गया। कंजम्पशन ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन ज्यादा लेने लगे तो तुम ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। ब्रीदिंग भी फास्ट हो रही है, सारी बॉडी में, सारे सेल्स में ब्लड की सप्लाई भी फास्ट करनी है, तो हार्ट बीट भी फास्ट हो जाएगा। ब्रीदिंग फास्ट हुई, हार्ट बीट फास्ट हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया। ओके, हाँ बोलो। सर मतलब डर लगता है तो भी डर लगता है, यस, यू कैन से यस। फ्लैट सिचुएशन। ओके, क्योंकि वो या तो भागने वाली सिचुएशन है या फाइटिंग करने वाली सिचुएशन है, तो डर जब लगे, जब सपोज तुम भूत की मूवी देख रहे हो, स्कैरी मूवीज शो कर रहे हो, तब भी यही रिलीज होगा। ओके, यही रिलीज होगा। अरे छोड़ो छोड़ो यार, ये सब नहीं देखना है, भाग जाओ। और फिर अरे ऐसा कुछ नहीं होता, चलो देख लेंगे, लाइक दैट। ओके, तो दोनों केस में यही रिलीज होता है, विच विल प्रोवाइड यू द स्ट्रेंथ। ओके, देखो दोनों केस में स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। भागने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ, और मारने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। दोनों केस में प्रोवाइड तो हमें हो रही है, स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड हो रही है। सो क्या क्या होता है, ये उसकी इफेक्ट्स है। हार्ट बीट बिकम्स दी फास्टर, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। सेकेंडली, द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जो स्किन है वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि वहां कम जरूरत है। पहले जहां जरूरत है वहां पर भेजो ना, लाइक दैट। झगड़ा हुआ है तो भाई हार्ट के पास ज्यादा सब कुछ जाना चाहिए, लंग्स के पास ज्यादा सब कुछ जाना चाहिए। ये हाथ से तुम मार रहे हो, ओके, या भाग रहे हो तो लेग पे भाग रहे हो, ओके, तो लेग पे ज्यादा जाना चाहिए। ओके, तो लेग पे, हैंड पे ज्यादा जाना चाहिए, तो होगा क्या? ब्रेन पे, और ब्रेन की बात कर रहा हूँ, स्किन पर, और से डाइजेस्टिव सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, वो सब जगह नहीं जाएगा, मतलब कम जाएगा, रिड्यूसेस, ऐसा नहीं बंद हो जाएगा, reduces. Due to that, okay, digestive system and skin is reduced due to the contraction of muscles around the small arteries in these organs. मतलब ये organs में क्या हो जाएगा, जो arteries है उसका क्या हो जाएगा, contraction हो जाएगा। क्यों? क्योंकि blood supply सही नहीं हो रहा, तो contraction हो जाएगा। जैसे कि पानी है, जैसे वो हमने केस देखा था, पानी रिलीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टच मी नॉट, ऐसे फोल्ड अप होके ड्रूप हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर तुम सही वाटर सप्लाई, जैसे तुम एक दिन कम पानी पियो, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी, ऐसे स्किन और सब कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे क्या बोलेंगे हम, श्रिंकन जैसा हो जाएगा। ओके, श्रिंकेज। ओके, वैसे सिकुड़ जाएगी पूरी बॉडी। एक दिन पूरा कभी ऐसे करना हो, वैसे से वो क्या बोलते हैं उसको, निर्जला। हाँ, निर्जला उपवास, जैसे रोजा करते हैं ना, वैसे तो वैसे करना, सुबह से शाम तक सब, वो तो 12 घंटे। निर्जला उपवास तो 24 आवर्स, आज सुबह से डायरेक्ट कल सुबह। ओके, लाइक दैट। तो वैसा कभी करना, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, ऐसे मतलब हाँ तकलीफ तो होगी, मैंने किया हुआ है, बट इस साल भी किया हुआ था और लास्ट ईयर भी किया था। ओके, तुम लोगों को छुट्टी दे दी थी। हाँ, क्योंकि कहाँ, पिछले साल सब ऑनलाइन पे किया था, वो याद है। हाँ, इस साल भी किया था। इस साल भी किया था, यस। बट देखो, हैबिट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती, अदरवाइज खतरनाक है। ओके, ये उसके पीछे स्टोरी है। चलो थोड़ा स्टोरी, थोड़ा रिलैक्स। क्या स्टोरी है उसके पीछे, कि सब लोग
1 घंटे की स्टोरी नहीं है। पहले के टाइम पे जो पांडव थे वो पांडव सब ऐसे फास्टिंग करते थे। ओके, कि बहुत अलग अलग टाइप के फास्ट करते थे और सब में मेन कृष्ण भगवान ने बोला था उनको कि ये सब कुछ साइंस बताया था कैसा करने से ऐसा होगा। वो मान लिया सब कुछ कि कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई सबसे अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट मंथ में 2 फास्ट करो, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट पूरे मंथ में सिर्फ 2 करो, सिर्फ 2। पूरे वीक में भी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ओके, बट मंथ में 2 बार, मतलब 15 डेज में 1 टाइम करो। तो एकादशी की बात की थी क्योंकि पर्टिकुलर उस टाइम पर हमारे प्लैनेट्स, हमारे अर्थ, मून, सबकी कंडीशन वैसी होती है कि उस दिन हम अगर भूखा रहे तो ही ज्यादा एनर्जी डेवलप होगी, और अगर पेट भर के घूम रहे हो सो एनर्जी विल रिड्यूस्ड। ओके, ब्रेन, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। तो फास्टिंग करना चाहिए, तो फास्टिंग करेंगे तो अच्छा है। तो सबको बेनिफिट्स पता चल गए हैं तो सब करने लगे, और सब करने लगे उनको बेनिफिट्स भी मिलने लगे। अब सबको बेनिफिट्स मिल रहा है लेकिन भीम को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, कुछ भी खाना नहीं, अरे खाना क्या, पीना भी नहीं, ओके, कुछ भी नहीं खाना। और भीम से तो 3 घंटे भी नहीं रहा जा रहा था, मैक्सिमम 3 घंटे, मतलब अभी खाना खाया तो मैक्सिमम 3 घंटे तक ही वो खाना रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्नि, मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा फास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम थी। ओके, बहुत ज्यादा खाना भी चाहिए और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत फास्ट। तो हुआ क्या कि अब बोले कि यार 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है, 3 घंटे तो हो नहीं रहा है मुझसे, एक टाइम का खाना भी अगर स्किप नहीं कर सकते, एक टाइम का, सपोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें से एक टाइम का भी स्किप नहीं कर सकते, तो तीनों दिन स्किप करने की तो बात हुई, और पानी भी नहीं। ओके, मतलब फूड लेना ही नहीं है, पानी की तो बात ही नहीं हुई अभी। वो लोग एकादशी कर रहे हैं तो कैसे एकादशी कर रहे हैं, पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, बट ग्रेन्स नहीं खाने। जो हम नॉर्मली एकादशी करते हैं तो कैसे करते हैं, उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, तो फ्रूट्स तो खाते ही है ना हम। अरे अब तो अब सब कुछ मिलता है, समोसा मिलता है, पफ मिलता है, साबुदाना खिचड़ी ने, हाँ ते वो क्या बोलते हैं, वड़ा, कोई इतना कुछ, बट मैं खुद करता हूँ। ओके, बट दैट इज नॉट इन ट्रू सेंस, वो फास्टिंग नहीं है। मैं कर रहा हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। ओके, कि वैसे अगर कर रहे हो तो वो उसका मेन मोटो नहीं है, तो खा पी के कर रहे हैं, फिर भूखे कहाँ रहे। ओके, खाने वाला उपवास हो गया फिर वो। ओके, सो अब भीम ने बोला कि ये तो मतलब खाना तो स्किप कर ही नहीं सकते, तो बोले, कृष्ण जी ने बोला अच्छा नहीं हो रहा तुझसे, कोई बात नहीं, पूरे साल में टोटल एक मंथ में 2 एकादशी होती है, तो टोटल एक साल में 24 हो गई, 12 टू 24, सो पूरे साल में 24 एकादशी होती है। ये लोग 24 एकादशी करेंगे, उनको जो पुण्य मिलेगा, उनका पुण्य इन द सेंस उसको जो रिजल्ट मिलेगा उनको, वो तुम्हें सिर्फ एक एकादशी से मिल जाएगा। ये लोग 24 कर रहे हैं और तुम्हें सिर्फ एक करनी है, लेकिन ये लोग 24 कैसे कर रहे हैं, फ्रूट खाकर और से पानी भी, सब कुछ। और यहां तुम्हें ना फ्रूट खाना है, ना कुछ भी खाना है, ना कुछ भी पीना है, इवन नॉट ड्रिंक वाटर, वाटर भी, कोई दूसरा जूस, बेवरेजेस की तो बात ही नहीं, पानी भी नहीं पीना है। ओके, अगर तुमने ये कर लिया तो पूरे साल जो फास्ट कर रहे हैं उनको जो बेनिफिट्स मिल रहा है उनसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन उनसे कम कभी नहीं मिलेगा जो उसका बेनिफिट्स है वो। भीम ने बोला ओके, ट्राई कर लेते हैं। और फिर भीम ने फर्स्ट टाइम वो एकादशी की थी, विदाउट फूड, विदाउट फ्रूट, विदाउट वाटर। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी बोलते हैं। ओके, उसी को इसीलिए भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो भीम ने की थी। तो हमारे अंदर भी अगर किसी से सब कुछ नहीं हो रहा, जैसे बोलते हैं ना कि पूरे साल फास्टिंग नहीं होता, तो एटलीस्ट सावन में थोड़ा फास्टिंग कर लो, सावन के सोमवार कर लो, या सावन के शनिवार कर लो, ऐसे नहीं बोलते, सुना होगा शायद तुमने। ओके, पूरे साल टेम्पल नहीं जाते तो कोई बात नहीं, सावन के 4 सैटरडे सपोज हनुमान जी के वहां चले जाओ, या फिर सोमवार को महादेव जी के पास चले जाओ, पूरे साल का ऐसे। वैसा ही अभी जो गया ना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसे बोलते हैं, वो ऐसा था, पूरा साल तुम नहीं कर रहे हो, दूसरा साल भी पूरा कुछ नहीं कर रहे हो, अरे 3 साल तक तुम कुछ नहीं कर रहे हो,
तो हर 3 साल के बाद 1 साल आता है, दैट इज अधिक मास। तो तुमने 3 साल कुछ भी नहीं किया, लेकिन 1 साल नेक्स्ट ईयर, मतलब जैसे लीप ईयर होता है, ओके, वैसे 3 इयर्स तुमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, मतलब बुरा तो नहीं किया लेकिन अच्छे रास्ते में जाने वाला भी कोई काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये 1 मंथ आएगा हर 3 साल के बाद। वो 1 मंथ तुम अच्छा काम करो, थोड़ा बहुत फास्टिंग या फिर थोड़ा डाइट पे कॉन्शियस, थोड़ा जो अच्छा काम जो सुनना चाहिए, अच्छा नॉलेज गेन करना चाहिए, वो अगर इतने 1 मंथ में भी कर लिया ना, तुम टेम्पल्स गए ये वो सब कुछ, वो थोड़ा रिलीजियस भी है, ओके, तो वो अगेन इस ऐसा ही सेम बेनिफिशियल है। मतलब तुम भले ही 3 साल कुछ नहीं किया, लेकिन ये 1 मंथ किया ना, पास लाइक दैट, ओके। सो सब में ऐसा है, बट वो जो एक बार करने को होता है और ज्यादा एक बार से ज्यादा बेनिफिट, तो वो एक बार करने में फिर टफनेस भी और स्ट्रेंथ भी वैसी चाहिए, ओके। सो जो पूरे साल स्टडी करनी है और फिर हमें मार्क्स लाने हैं, और मैं बोलूँ कि तुम्हें सिर्फ अगले दिन ही पढ़ाई करनी है और तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। सोचो उस अगले दिन कैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना खाना पड़ेगा, ना कुछ पीना पड़ेगा, ना सोना पड़ेगा, कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। मतलब सपोज मान लो 24 में से 20 घंटे तुमने पढ़ लिए, 20 घंटे, तो सपोज तुमने रेगुलर स्टडी नहीं की ना, फिर भी तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बट कब? जब स्कूल में एटलीस्ट ध्यान अच्छे से दिया हो, ट्यूशन में अच्छे से ध्यान दिया हो। टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा समझो कि तुमने स्कूल में अच्छा सा समझ लिया, यहाँ सब कुछ समझ रहे हो, स्कूल में अच्छे से समझ रहे हो, बट सेल्फ स्टडी नहीं की, बट तुम इतना कुछ। इसीलिए बोलते हैं कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अभी तो पढ़ते ही रहो, लेकिन लास्ट टाइम में तुम्हारा फोर्स और बढ़ा दो। मतलब अभी सपोज तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो लास्ट टाइम आते आते वो 4 के 6, 7, 8, 9 कर दो, ओके। तो होगा क्या, वो बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्टडी में किसका पता है? रिवीजन का, सबसे ज्यादा। तुमने रिवाइज किया, दैट इज वेरी गुड, और रिवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं हो। आओ बने बस, आओ बस, કેમ છો? का निकला? अच्छा, હા હા હા, સારું, કઈ નહીં, તો મને કે પપ્પા આવશે. અને જે હમણાં કરાયો ને મંથ, 1 મંથ હા તેના ના, એ તો કઈ નહીં. સરે પપ્પાએ કીધું છે ના. શું કરે છે હવે હમણાં? કોમ્પ્યુટર ક્લાસ ચાલુ કરાવવા દીધા. અચ્છા, એને તારે કેવું ચાલે? ભણતા માટે સારું ચાલે? કમ્પ્લીટ છે. કોમ્પ્યુટર ક્લાસ ચાલે છે બાબુ? બેસો તો બેસો, એ તો બેસો, હજુ છે થોડી વાર ક્લાસ, કેટલા વાગે? એટલે હજુ 15-20 મિનિટ તો થશે. ઉતાવળ છે? ના એવું કશું. ના એવું કઈ નહીં, કઈ નહીં, પછી આવવું હોય તો પછી આવો, ને બેસવું હોય તો બેસો, તમારે જેવું. સોરી મારી મને ના દીદી કરશે એવું છે સર એમ કંઈ નહીં સર, મેં થોડી વાર બેસી જઈશ. તમે ફી તો લઈ લો. સારું, હવે મેં ચાલો પપ્પા જોડે વાત કરી લઈશ. સારું, જેવું કરવું એવું, બેસવું હોય તો બેસો, આ બાજુ જગ્યા છે, આ બાજુ પણ છે, ફેન ઓન કરી, લાઈટ ઓન કરી, બેસવું હોય તો બેસો, જેવું કરવું એવું. હા हाँ હા हाँ चलो, सो कहाँ थे हम? स्टडी पे थे ना। हाँ, तो रिवीजन का उतना इम्पोर्टेंस होता है कि रिवीजन अगर तुमने कर लिया, सो बहुत बार रिपीट कर लिया। जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी, अब सोचो कि आज से 3 महीने बाद हमारा पूरा, जैसे मैथ्स में कैसे हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, साइंस में भी हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो गया, दिवाली के बाद वाला टाइम चल रहा है और हम ये चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। अब रिवीजन में तो मैं ऐसे पूछूंगा, अभी पूछा ना ऑक्सिन का क्या है, गिबरेलिन का क्या है, साइटोकाइनिन का क्या है, हम पूछेंगे। अब रिवाइज हो रहा है सब कुछ, समझ लिए अब हम। अब अगर समझ, ये डिस्कस करने के लिए हमारा टाइम लग रहा है कितना, मान लो कि जितना भी टाइम लगा, से पूरा चैप्टर डिस्कस करने के लिए हमें से 10 लेक्चर्स लगे। अब वो 10 लेक्चर्स की जगह
एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्यों? हमारी प्रैक्टिस वैसी है, इसलिए हमने पढ़ लिया है वैसे। लेकिन वो एक, अगर सोचो कि किसी ने तब कोई नया स्टूडेंट आया, वो डायरेक्ट रिवीजन लेक्चर पढ़ रहा है, तो वो रिवीजन लेक्चर 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, और अभी हम 10 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। टफ होगा ना उसके लिए कि सर क्या था वो ऑक्सीन, ये वो समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, बट ऑब्वियस है तुमने ज्यादा टाइम देकर जो अंडरस्टैंड किया है वो बहुत डीप डाउन गया है, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारी बॉडी कॉन्शियसनेस में घुस गया है। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसी ही बात है, तो याद रखना। ओके, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स, मतलब कि ब्लड सप्लाई जो होता है वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में पर्टिकुलरली स्किन के पास और पर्टिकुलर जहां पे जरूरत नहीं है, ओके, वहां पे ब्लड का सप्लाई क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे हमने बताया, रिड्यूस टू द स्किन एंड से डाइजेस्टिव सिस्टम। और जहां ज्यादा जरूरत है, ओके, बाकी ऑर्गन्स में, लंग्स के पास, जो अगर तुम भाग रहे हो और हैंड्स है, लेग्स है, वहां पर जो काम में आ रहे हैं वो टाइम पे, जहां पे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहीं पे ज्यादा फ्लो करना है, वहीं पे ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ब्लड भेजना है। जहां पे कंजम्पशन नहीं हो रहा है अभी, वहां पे भेजने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, सो वही चीज है। देन थर्ड पॉइंट, द ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। तो वो मैंने बताया, हार्ट बीट जैसे बढ़ रहा है वैसे ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ेगा, तो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब मसल्स। तो जो हमारा डायाफ्राम होता है, या डायाफ्राम पता है ना, डायाफ्राम, हाँ, तो जैसे हम ब्रीथ करते हैं फिर वापस ब्रीथ आउट किया, तो डायाफ्राम जो अप डाउन होता है, वो हमारी ये जो रिब है, ओके, यहाँ पे जो रिब होती है पूरी, रिब के अंदर होता है ना लंग्स एंड ऑल, तो ओके, ऐसे मारा तो रिब पे लगेगा, लंग्स पे थोड़ी लगेगा, जैसे उस दिन बताया था ब्रेन पे, तो ये ब्रेन पे थोड़ी लग रहा है, किस पे लग रहा है, क्रैनियम पे लग रहा है, ब्रेन पे नहीं लग रहा है। नहीं तो सोचो हमारे फॉर ब्रेन का और उसका क्या हालत हो गया था। ओके, तो वैसी बात है। All these responses together enable the animal body to be ready to deal with these situations of the fight or flight. तो यही सारी situations responsible है फाइट और फ्लाइट को हैंडल करने के लिए। तो हमने 3 पॉइंट देखे इसमें पर्टिकुलरली। एक पहले हार्ट बीट वाला केस देखा, एक देखो, एक में ब्लड सर्कुलेशन की बात है, एक में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन की बात है, और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि पर्टिकुलरली स्किन है, डाइजेस्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नहीं लिखा बट तुम लिख सकते हो, तो वहां पर रिप्रोडक्शन का कोई केस नहीं है, वहां पर डाइजेशन का कोई केस नहीं है, स्किन सब कुछ सही है, फ्लाइट और फाइट, तुम्हें फाइट है और फ्लाइट है, वहां पर जहां पे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है वहां पर ज्यादा सप्लाई जाएगा ब्लड का भी और ऑक्सीजन का भी, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, एंड दोज ऑर्गन्स विल बी श्रिंकन, मतलब वो थोड़े सिकुड़ जाएंगे। अंडरस्टूड? ये 3 पॉइंट हमने देखे। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी में सिर्फ लेबल करना है तो हम देख लेते हैं, साथ में आ रहा है तो एक्टिविटी भी देख रहे हैं। जो बाकी की एक्टिविटी है, सपोज ये थर्ड है तो सेकंड एंड फर्स्ट भी हम बाद में देख लेंगे। क्या है देखो, आइडेंटिफाई दी endocrine glands mentioned in the diaphragm. This question is also very important. ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली तुम्हें ये फिगर दे दी होगी और बोलेंगे कि लेबल करो। ओके, डायरेक्टली फिगर दी हुई, ड्रॉ करने के लिए नहीं देंगे, फिगर दी हुई होगी और बोलेंगे लेबल करो। तो अच्छे से याद रखना। ओके, देखो ये मेल है पहले और बाद में फीमेल, वैसे सेम ही है सब कुछ, ओनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए वहां पर जो सेल डिवीजन होगा वो डिफरेंट होगा मेल और फीमेल में, बाकी ये सब कुछ सेम है, इसीलिए, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले यहां पर है, ओके, मतलब यहां से ये है, यहां से ऐसे सीधे जाए पीछे ब्रेन के पास, तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस। ओके, देन यहां पर पीनियल ग्लैंड, ओके, पहले ऊपर हाइपोथैलेमस, देन ये जो हमारा सेरेबेलम था, ओके, उसके आगे क्या है, पीनियल ग्लैंड, देन उसके भी आगे, एकदम आगे यहां पर वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, यहां पर जहां पे हमारे नॉस्ट्रिल्स और उसकी पाइपलाइन भी जा रही है, तो वो है हमारा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड, अब देखो
पहले यहाँ देख लो, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहाँ पे है, ये पूरा है, तो ये ऊपर का और नीचे का जो सरफेस पार्ट है दैट इज द पैरा, दो है ना, इसलिए वहां पे बोला गया है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। और ये है पूरी की पूरी देखो, थायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ओके, पूरा का पूरा जो पार्ट है सपोज जहां से रिलीज होगा पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूस, थायरोक्सिन, वो आगे हम देखेंगे। ओके, बट वो जो जगह है, ऐसे सपोज ये जगह है, यहां से थायरोक्सिन रिलीज होने वाला है, ये क्या है, थायरॉइड, मतलब थायरॉइड ग्लैंड है। लेकिन सपोज ये और ये, तो ये दोनों को पैराथायरॉइड बोलेंगे, जस्ट ये पैराथायरॉइड पार्ट तो है थायरॉइड के ही। ओके, लाइक दैट, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स ये और ये है थायरॉइड ग्लैंड्स, अंडरस्टूड, मतलब बीच वाला पार्ट। कौन सा, मतलब वो ये समझ में आ रहा है? ओके, देन नीचे, एकदम नीचे है यहाँ पर थाइमस। ओके, यहाँ पर क्या है, थाइमस। सो इतना याद रह गया। फिर से देखो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां से एकदम सीधे सीधे हम जो देखे थे सबसे पहले, दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस से वो साइड चले जाओ तो पहले आएगा पीनियल। ओके, सो पीनियल ग्लैंड मतलब वो हमारे छोटे दिमाग है उससे थोड़ा आगे, दैट इज पीनियल ग्लैंड। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे भी आगे, सपोज यहाँ पे पीनियल है, उससे आगे ये वाला है, वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन नीचे आओगे तो ये थायराइड और पैराथायराइड दोनों ही साथ में ही याद रख लो, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब और नीचे जाओगे तो है थाइमस। डन, चलो और नीचे जाते हैं, तो ये है हमारा पेनक्रियास। ओके, ये है हमारा पेनक्रियास, और पेनक्रियास के दोनों साइड ऐसे ऊपर चोटी जैसे, ओके, क्या है, एड्रेनल ग्लैंड्स। क्या है, एड्रेनल ग्लैंड्स। वहां से क्या निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। क्यों निकलता है वो, किस सिचुएशंस को फेस करने के लिए, फाइट और फ्लाइट। ओके ओके, चलो समझ में आ गया, पेनक्रियास एंड दी एड्रेनल ग्लैंड्स। ओके, पेनक्रियास एक्चुअली स्टमक के अंदर होता है। ओके, मतलब एकदम अंदर नहीं, स्टमक मतलब ये स्टमक की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक वो तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। यस, ओके, सो ये है हमारा पेनक्रियास, ये है हमारा पेनक्रियास, और ऊपर ये जो चोटी है दो, ओके, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। डन। देन मेल का है ये, सो दिस इज टेस्टिस। रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, डिटेल्ड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी डिटेल्ड में हमें पढ़ना है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी डिटेल्ड में हमें पढ़ना है। तो ये है टेस्टिस। ये क्या है भाई, वहीं से जो हम बोल रहे हैं कि स्पर्म जो बनेगा वो कहां बनेगा, टेस्टिस में बनेगा। डन, ओके, सारा समझ में आ गया। ऊपर का तो देख ले, नीचे का भी पता चल गया। क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो पेनक्रियास है, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स है, पेनक्रियास के ऊपर ही, सॉरी इसके ऊपर, लीवर के ऊपर, नहीं रेड लीवर नहीं है, किडनी है वो, लीवर तो साइड में है, मतलब लीवर दिखाया हुआ ही नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टूड? ओके, किडनी है, बीच में क्या है, पेनक्रियास। डन, ओके। देन नीचे क्या है, टेस्टिस। ओके, बस उससे नीचे अभी कोई ग्लैंड वैंड नहीं है। ओके, यहीं पे सब कुछ बनेगा। अब ये सब कुछ सेम, पेनक्रियास भी सेम, एड्रिनल ग्लैंड्स भी सेम, सिर्फ यहां पर जो दो टेस्टिस थी उसकी जगह यहां पर दो क्या आ जाएगी, ओवेरीज। ओके, ड्यू टू ओनली दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी की पूरी बॉडी डिफरेंट हो जाती है, मेल एंड फीमेल, ड्यू टू ओनली दिस। अब बोलेंगे नहीं सर यहाँ चेंज थोड़ी है, सिर्फ पूरी बॉडी में कई जगह पे चेंजेस है। वो कई जगह पे चेंजेस है जो दिखने में चेंजेस है, फिजिकल डिफरेंस। वो फिजिकल डिफरेंस के लिए जो जूसेस, जो केमिकल जरूरी है, वो भी यहीं से रिलीज होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस टू आर दी ओवरीज, जहां से जैसे वो टेस्टिस था उसमें स्पर्म बनता है, वैसे ये ओवरी है, वहां पे क्या बनेगा, एग बनेगा। हाँ वही बोल सकते हो। ओके, डन। सो एग जो बनेगा वो ओवरीज से बनेगा। अंडरस्टूड? लेवल करना अच्छे से आ जाएगा। फिर से एक बार क्विक रिवीजन, सबसे पहले क्या था, हाइपोथैलेमस, एकदम ऐसे सीधे पीछे की साइड लेकिन सीधा। ओके, उसके बाद
पीनियल, ये जो हमारा छोटा ब्रेन है उससे आगे, ओके, दैट इज पीनियल ग्लैंड। उससे भी थोड़ा आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके गुड। उससे नीचे यहाँ पे आए तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, ओके। उससे भी नीचे आए तो नहीं रे, यहाँ पे उतना नीचे नहीं, यहाँ पे थाइमस, ओके। हाँ आ गए अब पेनक्रियास एंड देन एड्रिनल ग्लैंड्स, ओके। और नीचे मेल में टेस्टिस और नीचे फीमेल में ओवरीज, दैट्स इट, डन, वेरी गुड, आ गए तुम्हारे 2 मार्क्स, ओके। हाँ चलो, क्या है 932 है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स आर एज फॉलोज, कितना बाकी है देख लेते हैं। देख लेते हैं एक क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने किया, ये जो हमने पढ़े सारे ग्लैंड्स के बारे में, तो ग्लैंड्स तो भाई जगह है जहां से रिलीज होगा, या जो रिलीज होगा उसका नाम नहीं है। वहां पे हमने क्या ऑक्सिन पढ़ा, वो ऑक्सिन केमिकल है, केमिकल का नाम है। ये सारे केमिकल नहीं है, केमिकल जहां से रिलीज होगा उसका नाम है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड वो जगह का नाम है और सलाइवा वो केमिकल है, लाइक दैट। तो ये सब जो हमने पढ़ा वो तो क्या था, जैसे टेस्टिस एंड ओवेरीज, तो वो तो जगह है। स्पर्म एंड एग वो निकल रहा है, दैट इज द केमिकल्स, अंडरस्टूड, यस और नो? हाँ चलो, सो स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल हॉर्मोन्स। एनिमल हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज शो करो, मतलब क्या काम क्या है उनका, सबका काम होता है, प्लांट में भी देखा हमने, तो यहां पर भी कुछ भी फोकट का रिलीज नहीं होता है, ओके चलो। दे आर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड सीक्रेटेड फ्रॉम दी स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक देखो पर्टिकुलरली थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड में से निकलेगा तो थायराइड में से ही निकलेगा, फिर वो एड्रिनालिन में से नहीं निकलेगा, मतलब एड्रिनल में से नहीं निकलेगा, समझ में आया? पक्का स्पेसिफिक वही जगह से निकलेगा, वही बताया है। हॉर्मोन्स आर केमिकल कोऑर्डिनेटर्स, वो तो है ही। दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स। ये जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो पर्टिकुलर टारगेट सेल पे ही रिलीज होंगे, मतलब कि अगेन वही चीज हो गई क्या, कि उसका फंक्शन पर्टिकुलर जगह पे ही होगा। जैसे कि मैंने वो बताया कि यहाँ शुगर रख दी तो यहाँ से सलाइवा थोड़ी निकलने वाला है, टंग पे रखेंगे तभी वहां पे सलाइवा निकलेगा, अंडरस्टूड? तो उसका पर्टिकुलर लोकेशन है, वही पर्टिकुलर सेल्स है जो उसके आसपास, वहीं पे वो वर्क करेगा, ओके, कोई और जगह वर्क करेगा नहीं, ओके। देन दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। तो भाई पूरी बॉडी में जरूरत होगी, तो पूरी बॉडी में जरूरत होगी तो कैसे होगा, ओके। जैसे मैंने बोला ना कि पर्टिकुलर रिलीज तो होगा, लेकिन ये जो मेल फीमेल डिफरेंस है तो पूरी बॉडी में डिफरेंस है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट में डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस वहां है, लेकिन बाकी जगह भी तो डिफरेंस है भाई, हेयर देखो सब कुछ, ओके। बॉडी का जो क्या बोलते हैं अपीयरेंस होता है, वहां पर भी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस पूरी बॉडी में आया ना, तो पूरी बॉडी में कैसे आया, ब्लड के साथ वो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, अंडरस्टूड? ब्लड के साथ ही फ्लो हो जाएगा। देन देयर सीक्रेशन इज इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत 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 ज्यादा स्मॉल क्वांटिटीज में उनका सीक्रेशन होता है, बहुत कम क्वांटिटीज में होता है। तो ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज है, फंक्शन नहीं है, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज, नॉट फंक्शन। फंक्शन आगे देखेंगे। ये सारी उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है कि भाई एक ही जगह पे रिलीज होगा, फिर जहां पे जरूरत है वहीं रिलीज होगा, ब्लड थ्रू सब जगह सपोर्ट हो जाए, मतलब सब जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। हाइपर सीक्रेशन और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन कैन लीड टू डिसऑर्डर, मतलब हमने बोला कि उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में वो रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वालिटी है उसकी, हाइपर सीक्रेशन हो गया, मतलब ज्यादा रिलीज हो गया। कोई भी ग्लैंड में से अगर ज्यादा रिलीज हो गया या फिर रिलीज ही नहीं हो रहा है, डेफिशिएंसी आ गई, रिलीज ही नहीं हो रहा है पर्टिकुलर हार्मोन, कैन लीड टू डिसऑर्डर। क्या होगा,
डिसऑर्डर और से यू कैन कॉल इट एज डिसऑर्डर और से डिजीज भी। ओके जैसे कि थायराइड ग्लैंड है तो वहाँ से थायरोक्सिन निकलता है। अब ये जो थायरोक्सिन निकलता है वो क्या करता है, दैट विल कंट्रोल दी जो हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेशन सिस्टम और उसमें काम आता है वो सब। अब वो अगर रिलीज ही नहीं होगा ओके तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएगी। क्या प्रॉब्लमेटिक, जैसे एड्रेनालिन के लिए हमने देखा ओके कि भाई वो रिलीज होना चाहिए फाइट और फ्लाइट केस में, अगर रिलीज नहीं होगा तो ना भाग पाओगे ना लड़ पाओगे, फंस गए ना आप। फिर स्ट्रेस होगा मेंटली, फिर स्ट्रेस होगा। देखो एक्चुअल में तुम सब कुछ डिटेल्ड में देखने जाओ ना तो सब कुछ फिजिकल है, हम देख नहीं सकते हमारे नेकड आई से, अदरवाइज सब कुछ ही फिजिकल है। मतलब ये केमिकल रिलीज हुआ उसकी वजह से ये हुआ ये हुआ ये हुआ। एक्चुअली क्लास 11 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री ओके, तो बहुत बढ़िया था लेक्चर ओके। उस मतलब कोई नहीं था, स्टूडेंट ऑनलाइन ही बनाया था यूट्यूब पर डालने के लिए ओके, अच्छा खासा रिसर्च करके बनाया था, बट बहुत ही बढ़िया था वो ओके। उसमें बताया है मैंने कि मतलब जो भी हमारे अंदर छोटी से छोटी फीलिंग भी हो रही है, छोटी से छोटी फीलिंग कि कहीं पे केयर वाली फीलिंग, कहीं पे लव वाली फीलिंग, कहीं पे हेट्रेड वाली फीलिंग, कहीं पे खुशी वाली फीलिंग, कहीं पे जेलसी वाली फीलिंग, वो जितनी भी फीलिंग्स हो रही है सबके लिए केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो केमिकल रिलीज नहीं हुए हैं तुम्हें वो फीलिंग्स आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। शुगर तुमने टंग पर रखा और तुम्हें जो स्वीटनेस फील होती है, टेस्ट होती है, वो भी केमिकल्स की वजह से है। अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज ना हो तो ना तुम्हें स्वीटनेस टेस्ट पता चलेगा, ना तुम्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यहाँ पर जो होंगे नोज में वो भी नहीं पता। नहीं हम बुखार कोल्ड कफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी स्मेल आ रही है, तुझे आ रही है कोई स्मेल, मेरा तो नाक ही बंद है ओके, लाइक दैट ओके। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं। वैसे टेस्ट वाले स्मेल वाले तो काम ही नहीं कर रहे होंगे तो वहां पे कुछ होगा नहीं ओके। तो हाइपर भी नहीं होना चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए। अगर रिलीज नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। फंक्शन वो सिचुएशंस के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है कि क्या होगा, बट ये तो मैं बता रहा हूं कि सब जगह प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो ही जाएगी ओके। कम रिलीज हो रहा है तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, ज्यादा रिलीज, कम तो रिलीज ही हो रहा है ऐसा तो हमने पढ़ा ना, कम रिलीज हो रहा है तो उसका नेचर ही है क्या, कम क्वांटिटी में रिलीज होते रहना। लेकिन ज्यादा रिलीज हो गया या रिलीज ही नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। ज्यादा रिलीज हो गया या रिलीज ही नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर देगा, फिर चाहे वो कोई भी ग्लैंड हो, कोई भी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और से थायराइड ग्लैंड, एड्रेनालिन मतलब एड्रेनल ओके, टेस्टिस, ओवरीज, कुछ भी ओके, कुछ भी तो होगा नहीं। जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो भाई जैसे टेस्टिस है, सपोज स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे इफेक्ट आ रही है, नहीं होगा। ओवरीज में एग बन रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर टाइम होगा बनने का, उस टाइम पे नहीं बन रहा है, उसका जो बनना चाहिए प्रोसेस होना चाहिए, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होने के बाद, सेक्सुअल मैटिंग होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं होते ऐसे डिसऑर्डर कितने आते हैं अभी के केस में, मतलब अभी के टाइम पर। क्यों? हमारा डाइट ऐसा हो गया है कि ये जो ग्लैंड्स है ना उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया है। पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकल रहा है, अब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। अब इंसुलिन ही कम निकल रहा है पेनक्रियाज में से तो होगा क्या, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें फिर डायबिटीज की गोलियां खानी पड़ती है। गोलियां में क्या होता है, गोलियां इज नथिंग बट दवाई, गोलियां इन द सेंस मेडिसिन क्या है, इंसुलिन ही है। तो अब पेनक्रियाज रिलीज नहीं कर रहा है तो अब कंट्रोल करने वाला कोई रहा ही नहीं, इसलिए हम आर्टिफिशियली बाहर से डाल रहे हैं बॉडी के अंदर इंसुलिन, सो दैट ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। कोई भी सारी ग्लैंड जो अभी हमने देखी उसमें से एक भी ग्लैंड अगर अच्छे से काम ना करे, इट विल हैव अ प्रॉब्लम ओके। थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम ना करे तो ऐसे पूरा गोइटर टाइप का डिजीज होता है, इतना बड़ा बड़ा नेक होता है, फिर लेग भी इतना बड़ा हो जाता है ओके। सो लेकिन वो हमारे सिलेबस में
नहीं है. अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट. तो जैसे उनके ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था, वैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन, देन जायंट्स, ड्वार्फिज्म, गोइटर, डायबिटीज, ये सब कुछ क्यों होता है? ये ग्लैंड कोई ना कोई अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसलिए. टुमारो वी विल डिस्कस एट 9 o'clock in the morning. नहीं 9. 9 से 11